दोस्तों, आज आप सुनेंगे व्योमकेश बख्शी सीरीज की अगली कहानी, जिसका नाम है अमृत की मौत। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी कहानी। उस गांव का नाम था बाघमारी। वो रेलवे लाइन के करीब था, लेकिन गांव में पहुंचने के लिए स्टेशन से करीब 1 मील पैदल चलना पड़ता था। दोनों के बीच एक घना जंगल था। गांव के लोग आमतौर पर स्टेशन तक आने जाने के लिए जंगल में दाखिल नहीं होते थे। वो रेल पटरी की सुरक्षा के लिए लगी कंटीली तारों के बीच से निकलकर पटरी के साथ साथ पैदल चलते थे। स्टेशन का नाम था संतालगोला। काफी बड़ा स्टेशन था और उसके आसपास एक कस्बा बन गया था। धान के मामले में यह इलाका काफी धनी था। वहां से धान और चावल दोनों का एक्सपोर्ट होता था। चावल की 2 मिलें भी थी वहां पर। युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों की एक टुकड़ी ने कुछ समय तक संतालगोला और बाघमारी के जंगलों में अपना पड़ाव डाला था। वो वहां पर अक्सर खाली पजामा पहनकर घूमते थे और किसानों के साथ बैठकर हुक्का और सिगरेट पीते थे। जब युद्ध खत्म हुआ तो वो अपने कुछ छोटे हथियार और अपनी कुछ अवैध संतानों को छोड़कर अपने घर वापस लौट गए। जिस काम के सिलसिले में मैं और व्योमकेश काफी समय से संतालगोला में थे, उसका संबंध भी ऊपर बताए गए इन हथियारों से ही था। इनका विवरण मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल में तो जिस कहानी से मैं आपको जोड़ रहा हूं, उसका संबंध है बाघमारी गांव और उसके कुछ लोगों से। उनके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। बाघमारी गांव के कुछ मकानों में सदानंद सूर का घर सबसे पुराना था। उसमें 3 कमरे थे। सामने एक पक्का आंगन और एक दूसरा अहाता घर के पिछवाड़े में था। उसके चारों तरफ दीवार बनी हुई थी। उनके घर के ठीक पीछे जंगल शुरू हो जाता था। सदानंद सूर काफी बूढ़े हो चले थे, लेकिन क्योंकि उनका कोई परिवार, पत्नी या बच्चे वगैरह नहीं थे, इसलिए वो अपने पुश्तैनी मकान में अकेले रहते थे। उनकी एकमात्र बहन रेलवे के किसी कर्मचारी से ब्याही थी। वो लोग शहर में रहते थे और इसीलिए सदानंद बाबू के साथ उनका ज्यादा मेलजोल नहीं था। गांव के दूसरे लोगों के साथ भी उनका संबंध ज्यादा अच्छा नहीं था। एक तरफ जहां उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ किसी के साथ अच्छी दोस्ती भी नहीं थी। अधिकतर दिनों में वो रोज सुबह तड़के जाग जाते और स्टेशन के पास वाले कस्बे में चले जाते थे। वहां से शाम को घर लौटते थे। कोई नहीं जानता था कि वो अपने गुजर बसर के लिए क्या काम करते थे। कोई कहता था कि वो धान और चावल की दलाली करते थे। कुछ कहते थे कि उनका कोई गिरवी घर है। कुल मिलाकर वो एक बड़े ही किफायती किस्म के इंसान थे। अधिकतर लोगों को उनके बारे में बस इतनी ही जानकारी थी। अप्रैल की एक सुबह सदानंद बाबू अपने घर से मझोले आकार का एक संदूक और किरमिच का एक बैग लेकर निकले। घर में ताला बंद करके वो एक हाथ में संदूक और एक हाथ में बैग लिए हुए अपनी यात्रा पर निकल गए थे। उनके घर के सामने मैदान और कुछ खेत थे। खेत को पार करके जब वो रेलवे लाइन के साथ साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे तो उन्हें गांव का बूढ़ा मुखिया हीरू मिला। उसने यूं ही पूछ लिया, अरे सुबह सुबह इतना सारा सामान लेकर कहाँ चल पड़े? सदानंद ने उत्तर दिया, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, क्या तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो? सदानंद इस सवाल पर मुस्कुराकर बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गए। हीरू ने पीछे से टिप्पणी की, अरे अपने पापों का प्रायश्चित करने पहले ही निकल पड़े। तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 45 साल, सदानंद ने चलते चलते जवाब दिया। अच्छा, वापस कब आओगे ये तो बता जाओ, हीरू ने पीछे से आवाज देकर पूछा। 1 हफ्ते के करीब में आ जाऊंगा, उन्होंने कहा और फिर वो चले गए। उनका अचानक तीर्थ यात्रा पर जाना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। इससे पहले पिछले 10 सालों में उन्होंने एक भी रात गांव के बाहर नहीं बिताई थी। सब लोगों ने यही मान लिया कि वो आमतौर पर अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते थे, इसलिए किसी को यह संदेह नहीं हुआ कि वो किसी गुप्त उद्देश्य से बाहर जा रहे थे। 3-4 दिनों के बाद गांव के कुछ नौजवान लड़के उनके मकान के सामने वाले मैदान में इकट्ठे हुए। उस गांव में कोई 25 सम्माननीय परिवार रहते थे। सूरज ढलने के बाद लोकल लड़के उस मैदान में बातचीत गपशप करने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। उनमें से कुछ लड़के गाना गाते थे और कुछ बैठकर हुक्का पीते थे। सर्दियों और बरसात के मौसम को छोड़कर वे लोग हमेशा वहीं इकट्ठे होते थे। आज सारे लड़के अमृत नाम के एक लड़के को छेड़ रहे थे। थोड़े चंचल स्वभाव वाला अमृत गांव के किसी निवासी का अनाथ भांजा था। वो सामान्य से काफी ज्यादा लंबा, दुबला पतला और थोड़ा बातूनी किस्म का था। हमेशा अपनी हिम्मत और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश करता रहता था और इसीलिए जब भी मौका मिलता तो गांव के बाकी लड़के उसका मजाक उड़ाते थे। ऐसा ही कुछ उस दिन सुबह हुआ। नादू नाम के एक नौजवान की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम था पापिया। वो एक मटका लेकर तालाब से पानी लेने जा रही थी। वहां कुछ दूसरी जवान औरतें भी थीं।
अमृत पानी पर पत्थर फेंक रहा था। जब उसने नादू की पत्नी को जल्दी जल्दी पानी लेने जाते देखा तो उसने अपने मुंह से भारतीय कोयल पापिया की आवाज निकाली। दूसरी औरतें उसे सुनकर मुस्कुराने लगीं। दुल्हन को ये बात बड़ी ही बुरी लगी और वो तुरंत अपने घर वापस लौट गई। उसने अपने पति से इस बात की शिकायत की। गुस्से में नादू हाथ में लाठी लेकर वहां पर भागता हुआ आया। उसे देखकर अमृत तालाब के किनारे नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। गांव के बड़े बुजुर्ग मामले को शांत कराने के लिए वहां आ पहुंचे। सब लोग जानते थे कि अमृत की नीयत में कोई खोट नहीं था। ये बात नादू खुद भी जानता था, इसीलिए मामला ज्यादा बिगड़ा नहीं। लेकिन अमृत अपने दोस्तों के तानों से नहीं बच पाया। जैसे ही वो शाम को मैदान में पहुंचा, सब लोगों ने उसे घेर लिया। पातल ने ताना मारते हुए कहा, वैसे तो तुम बड़े बहादुर बनते हो जी, लेकिन नादू से तो लड़ नहीं सके, उल्टे नारियल के पेड़ पर चढ़ गए जान बचाने के लिए। अमृत ने अपना तर्क दिया, हाँ, मैं तो एक नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। मैं उस नादू से कतई नहीं डरता। अगर उसके हाथ में लाठी ना होती तो मैं उसकी ऐसी पिटाई करता कि वो बिस्तर पर पड़ा आह आह कर रहा होता। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये गोपाल था। जब तुम घर गए अमृत, तो तुम्हारे मामा ने तुम्हारी पिटाई तो जरूर की होगी। अमृत ने सिर हिलाते हुए कहा, जी नहीं, मेरे मामा ने मेरी पिटाई नहीं की। वो तो मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन बस मेरी मामी ने मेरे कान खींचते हुए कहा था, अमृत तू एकदम गधा है। सारे लड़के जोर से हंस पड़े। पातल ने कहा, तुम्हारे जैसे कायर को तो ना शर्म आनी चाहिए। जरा सोचो, एक औरत ने तुम्हारे कान ऐंठ दिए। अमृत ने उत्तर दिया, वो परिवार में सबसे बड़ी है ना, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। और तुम्हें भी बता दूं, तुम इस तरह से मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते हो। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं किसी से डरता वरता नहीं हूं। इंसानों की तो छोड़ो, मैं तो भूत तक से नहीं डरता। सारे लड़कों ने उसके कपड़े खींचते हुए चुटकी ली। ओहो, तो तू भूत से भी मिला हुआ है। वो कब मिला भला? अमृत ने आंखें निकालकर कहा, मैं सच में भूत से मिला हूं। मैंने उसे देखा था, लेकिन फिर भी मैं उससे डरा नहीं। कब देखा था? कहाँ? कैसे? सारे लड़के उत्सुकता से बोल पड़े। अमृत ने गर्व से जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां, उस जगह। वो एक भूत घोड़ा था। लड़के उसकी बात सुनकर और जोर से हंस पड़े। अबे तू पागल है क्या? घोड़े का भी कभी भूत होता है? अमृत ने उस रात की घटना को याद करते हुए कहा, जी नहीं, मैं सच कह रहा हूं, 16 आने सच। मैंने परसों रात को ही उसे देखा था। मेरी बछिया कैली गौशाला में अपने खूंटे से खुलकर भाग गई थी। मेरे मामा ने कहा, ए अमरा, जंगल में जाकर देख तो सही। उस टाइम रात के 10 बजे थे, लेकिन मैं किसी चीज से नहीं डरता, इसलिए फौरन जंगल में चला गया। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कहीं भी बछिया दिखाई नहीं पड़ी। चांद की रोशनी में वो जगह बड़ी ही विचित्र लग रही थी। और तभी अचानक मैंने एक घोड़ा देखा। उसके खुरों की आवाज सुनकर मुझे लगा मेरी बछिया मुझे मिल गई। लेकिन जब मैं उसकी तरफ मुड़ा तो वो अचानक से जंगल में गायब हो गया। वो एक काला घोड़ा था, बिल्कुल काला, और उसके नथुनों से चिंगारी निकल रही थी। मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ वापस लौट आया। पता है क्यों? क्योंकि जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। दाशु ने उत्सुकता से पूछा, वो भूत घोड़ा किस रास्ते से आया था और किस रास्ते पर गया? अरे वो गांव की तरफ से आया था और स्टेशन की तरफ चला गया। क्या उस घोड़े पर कोई सवारी भी कर रहा था? वो सब मैंने नहीं देखा रे बाबा। थोड़ी देर तक वहां पूरी तरह खामोशी छाई रही। सबको पता था कि अमृत के अंदर इतनी कल्पना शक्ति नहीं है कि वो इस तरह की कहानी बनाकर सुना सके। इसका मतलब था कि उसने जरूर वो घोड़ा देखा होगा। लेकिन कोई घोड़ा किसी सवार के बिना जंगल में कैसे दिखाई दे सकता था? गांव के किसी भी आदमी के पास घोड़ा नहीं था। यहां तक कि युद्ध के दौरान जंगल में छावनी बनाने वाले अमेरिकन सैनिकों के पास भी घोड़े नहीं थे। स्टेशन के पास वाले कस्बे में एक आध घोड़ा तांगा जरूर था, लेकिन वो घोड़ा जंगल में रात में क्या कर रहा होगा भला? किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अंत में पातल ने कहा, अरे मैं समझ गया, तूने अपनी बछिया को ही घोड़ा समझ लिया होगा। भूत घोड़ा। अमृत ने जोर से सिर हिलाया। जी नहीं, वो घोड़ा ही था। मैंने एक हाड़ मांस वाला भूत घोड़ा वाकई में देखा है, और ये बात 16 आने सच है। क्या तू हमसे ये कहना चाहता है अमृत कि भूत घोड़ा देखने के बाद भी तू बेहोश नहीं हुआ? लो भला, मैं क्यों बेहोश होता? मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। दाशु ने थोड़े तीखे स्वर में कहा, देख अमरा, तू ना ज्यादा डींग मत मार। क्या तू अभी इसी समय जंगल में जाने की हिम्मत कर सकता है? इतना ही बहादुर बनता है तो? अमृत ने जंगल की ओर घबराते हुए देखा और बोला,
क्यों? क्यों नहीं जा सकता मैं? जा सकता हूँ। उस समय तक रात हो चुकी थी और आसमान में चांद निकल आया था। जंगल के पेड़ों से काली परछाइयां निकल रही थीं। अमृत ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अगर मैं जाना चाहूं तो जा सकता हूं, लेकिन अभी मैं क्यों जाऊं? मेरी बछिया आज थोड़ी खोई है। गोपाल ने जवाब दिया, हाँ ठीक है, तेरी बछिया नहीं खोई है, लेकिन हमें इस बात का यकीन कैसे होगा कि तू झूठ नहीं बोल रहा? हम सब ये देखना चाहते हैं कि क्या वाकई तू जंगल में अकेले जा सकता है कि नहीं। अगर तूने ऐसा करके दिखा दिया तो ही हम मानेंगे कि तू वाकई बहादुर है। अमृत और ज्यादा व्यंग्य सहन नहीं कर सका। उसने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, अब भी अंदर जाता हूं, इसी पल। तुमको क्या लगता है मैं डरता हूं? इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। पातल ने पीछे से आवाज दी, अरे ये खड़िया मिट्टी का टुकड़ा अपने साथ ले जा, और ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तू तो बस सदानंद सूरदादा के मकान के पीछे उस लंबे से कपास के पेड़ तक चला जाना। वहां जाकर खड़िया से निशान लगा देना, तो हमें पता चल जाएगा कि तू सचमुच वहां तक गया था। अमृत ने खड़िया लेते हुए कहा, मेरे लौटने तक तुम सब लोग यहीं रहोगे ना? अरे हाँ, हम यहीं रहेंगे, तू जा। अमृत जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे अपने पैर और ज्यादा भारी होते महसूस हो रहे थे। आखिरकार सदानंद सूर के घर के पीछे जाकर वो गायब हो गया। मैदान में बैठे सारे लड़के हल्की चांदनी रात में उसकी तरफ खामोशी से घूरते रहे। उनमें से एक ने कहा, अरे हो सकता है वो सदानंद सूर के घर के पास जाकर छुप गया हो। थोड़ा समय और गुजर गया। सभी की नजरें जंगल पर ही लगी थीं। अचानक एक धमाके की आवाज आई। ये किसी पेड़ की डाली के टूटने की आवाज नहीं थी। लड़कों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। थोड़ा समय और बीत गया, लेकिन अमृत वापस नहीं लौटा। जिस कपास के पेड़ तक उसे जाना था वो उस जगह से 50-60 गज से ज्यादा दूर नहीं था। तो फिर उसे लौटने में इतनी देर क्यों हो रही थी? 3 या 4 मिनट के बाद पातल खड़ा हो गया और बोला, चलो हम लोग चलकर देखते हैं अमरा को इतनी देर क्यों हो रही है। जिस रास्ते से अमृत गया था, सारे लड़के एक झुंड बनाकर उस पर आगे बढ़े, डरते डरते, धीरे धीरे खिसकते। जब वो थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें दूर से सदानंद सूर का घर नजर आया। वहां काफी दूर चंद्रमा की रोशनी में उन्हें कोई सफेद चीज पड़ी दिखाई दी। उसे देखने के लिए वो उसके नजदीक पहुंचे और ये देखकर सब हैरान रह गए कि वो अमृत था। वो पीठ के बल जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी छाती से निकले खून से उसकी कमीज पूरी तरह से तर हो चुकी थी। अध्याय 2। व्योमकेश और मैं सरकारी जांच के सिलसिले में संतालगोला में थे। वेतन लेकर अपने काम की खाना पूरी करने वाले पुलिसकर्मी व्योमकेश के ज्यादा हिमायती नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ उच्च अधिकारियों की तरफ से व्योमकेश को काफी सम्मान मिलता था। जिन मामलों में पुलिस अपने हाथ खड़े कर देती थी, उनको कुछ समय बाद व्योमकेश को सौंप दिया जाता था। पिछले विश्व युद्ध के दौरान कई विदेशी सैनिकों ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपने कैंप लगाए थे। युद्ध खत्म होने के बाद विदेशी सैनिक चले गए थे और भारतीयों को वहां शासन करने का अधिकार मिल गया था। खून से सनी आज़ादी पाने के बाद जब देश ने अपना सिर उठाया तो पता चला कि झील की ऊपरी सतह तो साफ हो चुकी थी, लेकिन उसकी तलहटी में कुछ दुष्ट मगरमच्छ अभी भी अपना डेरा जमाए हुए थे। विदेशी सैनिकों द्वारा अपने पीछे छोड़े गए हथियार उन मगरमच्छों के दांत और पंजे बन गए थे। रेल दुर्घटनाएं, बम विस्फोट, हथियारबंद डकैतियां, इस तरह के काम नई सरकार को लगातार परेशान कर रहे थे। हालांकि पुलिस को कुछ बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता भी मिली थी, लेकिन वो बमों, पिस्तौलों और दूसरे हथियारों के स्रोतों का पता लगा पाने में सफल नहीं हुई थी। ये अनुमान लगाना तो आसान था कि वो हथियार वहीं आसपास ही कहीं छिपाकर रखे गए थे जहां विदेशी सैनिकों के कैंप थे, लेकिन उन हथियारों के सप्लायरों को पकड़ना बड़ा ही मुश्किल काम था। और जब तक अवैध हथियारों का ये काला कारोबार करने वाले लोगों को पकड़ नहीं लिया जाता, तब तक इस मुसीबत की जड़ तक पहुंच पाना संभव नहीं था। लोकल ऑफिसरों से विचार करने के बाद व्योमकेश ने संतालगोला को अपनी जांच का पहला ठिकाना बनाने का फैसला किया था। ये एक छोटी जगह थी और इसे किसी भी हालत में शहर नहीं कहा जा सकता था। स्टेशन के पास रेलवे कर्मचारियों के रहने के लिए क्वार्टरों की एक कतार बनी थी। स्टेशन से एक पक्का रास्ता उसके दोनों तरफ जाता था और करीब 9 एकड़ का एक सर्कल बनाकर खत्म हो जाता था। उस इलाके में कुछ बड़े बड़े गोदाम, एक थाना, डाकघर, सहकारी बैंक और सरकारी रेस्ट हाउस वगैरह थे। सड़क के बाहरी किनारे पर चावल की 2 मिलें थीं। यहाँ के रहने वालों में बड़ी संख्या बंगालियों की थी, लेकिन हिंदुस्तानियों और मारवाड़ियों की संख्या भी कुछ कम नहीं थी। हमने अपना ठिकाना बनाया था सरकारी रेस्ट हाउस में। व्योमकेश नहीं चाहता था कि लोगों को उसके बारे में कुछ पता चले।
लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि व्योमकेश की पहचान और उसके वहां आने का कारण हर किसी को मालूम था। लोकल थानेदार सुखमय सामंत को उसके उच्च अधिकारियों ने पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी और व्योमकेश की ख्याति सारी दिशाओं में फैल चुकी थी। इंस्पेक्टर सुखमय सामंत का चेहरा वैसे तो बड़ा ही हंसमुख था, लेकिन असल में वो बुराइयों का एक पुतला था। ऊपरी तौर पर सबके सामने तो व्योमकेश को सहयोग करता दिखाई देता था, लेकिन निजी तौर पर उसके रास्ते में मुश्किलें पैदा करने में जरा भी कसर नहीं छोड़ता था। शायद वो किसी बाहरी आदमी को उस केस में सफल नहीं होने देना चाहता था जिसमें पुलिस असफल हो गई थी। मामला जो भी हो, व्योमकेश ने इन सारी मुश्किलों के बाद भी अपना काम शुरू कर दिया। उसने पुलिस स्टेशन जाकर वहां के प्रमुख निवासियों की एक लिस्ट प्राप्त की। स्टेशन पर उसने स्टेशन मास्टर, माल की जांच करने वाले निरीक्षक, टिकट चेकर और बाकी लोगों से दोस्ती कर ली। सहकारी बैंक में जाकर वहां के धनी लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन सभी को क्योंकि उसके वहां आने के उद्देश्य की जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए लोगों के सहयोग करने के बावजूद उसके काम में कोई खास प्रगति नहीं हो रही थी। 4-5 दिनों की भागदौड़ के बाद व्योमकेश ने आखिरकार एक स्ट्रैटेजी बनाई। उसने इलाके के हर एक संदिग्ध परिवार को एक गुमनाम पत्र लिखा। उस पत्र का सार ये था, मुझे आपकी गुप्त गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली है, हमारी मुलाकात जल्द ही होगी। डाक से इस पत्र को भेजने के लिए मैं ट्रेन से 4-5 स्टेशन दूर एक कस्बे में गया। अब हमने चारा तो डाल दिया था, लेकिन मछली का अभी तक कहीं अता पता नहीं था। इसी तरह 2-3 दिन और बीत गए। फिर एक सुबह बाघमारी गांव के 3 युवक हमारे पास आए। उनमें से एक ने पूछा, क्या आप ही व्योमकेश बाबू हैं? व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, कहिए। जी, हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आए हैं। हमने उन्हें कमरे में अंदर लाकर बैठाया और उनमें से पातल नाम के एक लड़के ने अपनी बात कहनी शुरू की। बाकी 2 लड़कों के नाम दाशु और गोपाल थे। पातल ने बताया, हमारे गांव में किसी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। व्योमकेश बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या? हत्या? कब? कैसे? जी, परसों रात को। हमने पुलिस को तुरंत सूचना दे दी थी। इंस्पेक्टर सुखमय सामंत ने कल सुबह लगभग 9 बजे घटनास्थल का दौरा भी किया था। वो लाश को अपने साथ ले गए थे, लेकिन उसके बाद से हमें कोई खबर नहीं मिली। आपके पास आने से पहले हम लोग उनके पास थाने में भी गए थे, लेकिन उन्होंने हमको बाहर निकाल दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस हेडक्वार्टर भेज दिया गया था। क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? लेकिन हमें तो बताया गया था कि आप यहाँ पुलिस की मदद के लिए आए हैं। व्योमकेश ने रूखे स्वर में कहा। इंस्पेक्टर ने शायद मुझे सूचना देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ। कौन मारा गया है और किसके द्वारा, और किस हथियार से यह हत्या हुई है? जी, उसे बंदूक से मारा गया था। वो हमारा दोस्त था, उसका नाम था अमृत। ये तो कोई नहीं जानता कि हत्यारा कौन है। कुछ हद तक उसकी हत्या के लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं व्योमकेश बाबू। वो हमारी ही बेवकूफ़ी की वजह से मारा गया, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। इंस्पेक्टर सुखमय बड़ा ही बेवकूफ़ किस्म का आदमी है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हत्यारे को खोजने का काम आप करें। हम लोग हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। व्योमकेश ने हैरानी से कहा, गोली मारकर हत्या? ये तो बड़ी ही अजीब सी बात है। अच्छा, तुम मुझे पूरी कहानी विस्तार से बताओ। पातल, दाशु और गोपाल ने वो सारी कहानी सुना दी जो मैं आप लोगों को पहले ही सुना चुका हूँ। उनकी पूरी बात सुनने के बाद व्योमकेश ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है, तुम लोग परेशान मत हो। हम आज शाम करीब 5 बजे तुम्हारे गांव आएंगे और उस सारी जगह का दौरा करेंगे। जी ठीक है, हम लोग दोबारा आकर आपको अपने साथ ले चलेंगे। इतना कहकर वो तीनों चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर साहब पधारे। कुर्सी पर अपने बदन को टिकाते हुए बोले, बाघमारी के वो बदमाश छोकरे आपके पास भी आए थे ना? मेरे पास भी आए थे। बड़े ही उत्तेजित हो रहे थे। जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं वो लोग। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप उनकी बात पर जरा भी ध्यान मत दीजिएगा, वरना ये लोग ना आपका जीना दूभर कर देंगे। क्यों, क्या वो अच्छे लड़के नहीं हैं? व्योमकेश ने पूछा। अजी, गांव के लड़के हैं, आवारा, दिन भर यूं ही मटर गश्ती करते फिरते हैं। उनके पास करने के लिए कोई काम तो होता नहीं है, इसीलिए आवारागर्दी करते हैं। क्या मरने वाला भी इसी ग्रुप का मेंबर था? व्योमकेश ने पूछा। अजी हाँ, और वो तो कमबख्त इनसे भी 2 कदम आगे था। अपने मामा के घर में बड़े ही अपमानजनक तरीके से रह रहा था। मुझे बताया गया है कि उसे गोली मारी गई थी। जी हाँ, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक निश्चय से कुछ नहीं कहा जा सकता। ओह, समझा। क्या आपको किसी पर संदेह है इंस्पेक्टर? अजी, मैं कैसे संदेह कर सकता हूँ
किसी ने कुछ देखा नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। सारे के सारे ये लोग मैदान में एक जगह इकट्ठे थे। लेकिन हाँ, एक आदमी है जिसके ऊपर मुझे थोड़ा संदेह है। अमृत ने उसी दिन सुबह नादू की पत्नी का अपमान किया था। नादू बड़ा ही गुस्से वाला आदमी है। वो लाठी लेकर उसके पीछे भी गया था। मुझे उसे ही थाने लाकर सीधा कर देना चाहिए था। लेकिन आप इन सब फिजूल बातों की चिंता मत कीजिए जी। मैं तो आपके लिए एक खास समाचार लेकर आया हूँ। आपने इस इलाके के एक बड़े व्यापारी जमनादास गंगाराम का नाम तो सुना ही होगा। उसे एक गुमनाम पत्र मिला है। व्योमकेश ने उत्सुकता दिखाते हुए पूछा, गुमनाम पत्र? ओह, क्या लिखा है उसमें? जमनादास ने वो पत्र मुझे दिखाया था। वो एक लिफाफे में आया है और उसमें लिखा था, मुझे तुम्हारी गुप्त गतिविधियों की जानकारी है, हम जल्दी ही मिलेंगे। व्योमकेश ने कहा, ओह सचमुच? तब तो जमनादास पर नजर जरूर रखी जा रही होगी। जी हाँ व्योमकेश बाबू, ऐसा ही है। मैंने उसके पीछे एक आदमी लगा दिया है। वो 24 घंटे उसकी निगरानी कर रहा है। असल में क्या है ना, मैं इन मामलों का बड़ा पुराना खिलाड़ी हूँ व्योमकेश बाबू। आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये बताइए, आपके काम में कुछ प्रगति हुई कि नहीं? जी नहीं, अभी तक तो नहीं। मैंने खोजा तो जरूर, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, व्योमकेश ने कहा। ठीक है, मैं चलता हूँ, बस यही बताने आया था। इतना कहकर इंस्पेक्टर खड़ा हो गया। व्योमकेश ने पूछा, क्या अमृत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको मिल गई है? जी नहीं, अभी तो नहीं, शायद 1 या 2 दिनों में मिल जाए। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? जब वो आपको मिल जाए तो मुझे भी दिखा दीजिएगा, व्योमकेश ने बड़ी ही नरमी से कहा। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं तो दिखा दूंगा, लेकिन आप तो बड़ी मछली पकड़ने आए हैं ना यहाँ। अब अगर आप छोटी छोटी मछलियों पर ध्यान देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो तो बस मैंने यूं ही जिज्ञासा के कारण पूछा था। हाँ, तब ठीक है, चलता हूँ। अध्याय 3। गांव के नौजवान लड़के उस दिन देर शाम हमें लेकर अपने गांव गए। जब हम गांव के मुहाने पर पहुंचे तो जवान, बूढ़े, बच्चे सभी हमें देखने के लिए वहां इकट्ठे हो गए थे। सब लोग देखना चाहते थे कि व्योमकेश किस तरह का प्राणी है। एक जलूस की शक्ल में हम लोग गांव में दाखिल हुए। पातल खुद आगे आकर हमें एक इमारत की तरफ ले गया। उसका आधा हिस्सा ईंटों से बना था और आधे में कच्ची मिट्टी की झोंपड़ियां थीं। यही अमृत के मामा का घर था। अमृत के मामा बलराम बाबू ने हमारे लिए अपने घर के आगे चबूतरे पर चाय का इंतजाम किया था। वो एक सीधे साधे से आदमी थे। अभी अपने भांजे की मृत्यु के शोक से बाहर नहीं आ पाए थे और थोड़ा डरे हुए भी नजर आ रहे थे। चाय पीने के बाद हम लोग जंगल की तरफ चल दिए। पातल और गांव के कुछ दूसरे लड़के हमारे साथ थे। थोड़ी ही देर में हम उस मैदान में पहुंच गए। ये जगह थोड़ी साफ सुथरी थी और वहां कोई कूड़ा करकट नहीं था। व्योमकेश ने लड़कों से कहा, तुम मुझे वो रास्ता दिखाओ जिधर से अमृत जंगल में गया था। पातल हमें रास्ता दिखाते हुए आगे चलने लगा। सदानंद सूर के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था और खिड़कियां बंद थीं। हम घर के चारों तरफ गए। घर के पीछे एक 4 दीवारी वाला अहाता था। उसकी दीवार की ऊंचाई आदमी की लंबाई के करीब थी और उसमें एक छोटा दरवाजा लगा हुआ था। जंगल के पेड़ों की घनी छाया उस दरवाजे तक पहुंचती थी। हम घर के पिछवाड़े से जंगल में दाखिल हो गए। पेड़ों की पत्तियां गिरना शुरू हो चुकी थीं। पूरी जमीन पीली पत्तियों से अटी पड़ी थी। घर के पिछले दरवाजे से करीब 25-30 गज की दूरी पर एक ऊंचा कपास का पेड़ खड़ा था। उसका खंबे जैसा मुख्य भाग जमीन से 11-12 फीट की ऊंचाई पर था। हमें पेड़ के नीचे ले जाकर उसने एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही वो जगह है साहब जहां अमृत मरा हुआ मिला था। ये सारा हिस्सा पेड़ से गिरी हुई पत्तियों और कपास के फूलों से पटा पड़ा था। वहां किसी की अस्वाभाविक मौत का कोई नामो निशान तक नहीं था। इसके बावजूद व्योमकेश ने पूरी जमीन की बड़ी ही सावधानी से जांच की। कठोर सतह पर कोई निशान नहीं थे। उसे वहां पत्तियों के नीचे सिर्फ खड़िया मिट्टी का एक टुकड़ा मिला। उसे ऊपर उठाते हुए व्योमकेश ने कहा, खड़िया मिट्टी का ये टुकड़ा अमृत पेड़ पर निशान लगाने के लिए लाया था, लेकिन इस पेड़ पर तो कोई निशान ही नहीं है। जी हाँ सर, वो शायद निशान लगाने से पहले ही। अब इसके बाद वहां देखने लायक कोई चीज नहीं थी। हम लोग वापस आ गए। वापस आते हुए रास्ते में व्योमकेश ने कहा, चलो देखता हूँ कि क्या सदानंद सूर का पिछला दरवाजा बंद है या खुला। दरवाजे पर धक्का देने के बाद हमने पाया कि उसमें अंदर से सांकल लगी थी। दरवाजे के पुराने किवाड़ों में कई छेद थे। एक सुराख से देखने पर हमें अंदर की तरफ एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ा। बाकी अहाते में कूड़ा कचरा भरा पड़ा था। अहाते के एक कोने में अमरूद का एक पेड़ था। इसके अलावा और कोई चीज हमें नजर नहीं आई। व्योमकेश की आंखें बड़ी ही गहराई से आसपास की जमीन और सब चीजों का मुआयना कर रही थीं।
दीवार के कोने में किसी चीज की तरफ संकेत करते हुए अचानक उसने कहा, वो क्या है? खुली सूखी जमीन पर एक आधे चांद का निशान साफ साफ नजर आ रहा था। उसके आसपास कुछ ताजी खरोंचों के निशान थे। व्योमकेश उन निशानों की जांच करने के लिए जमीन पर झुक गया। ऊपर की तरफ देखते हुए उसने देखा कि अमरूद के पेड़ की कुछ शाखाएं दीवार के बाहर दिखाई दे रही थीं। व्योमकेश ने पातल से सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है ये निशान किस चीज का है? पातल के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। ये तो कोई घोड़े की नाल का निशान लग रहा है। बिल्कुल ठीक, ये एक भूत घोड़े की नाल का निशान है। इसका मतलब अमृत झूठ नहीं बोल रहा था, व्योमकेश ने कहा। उसके बाद हम वहां से वापस चल पड़े। व्योमकेश ने सवाल किया, ये सदानंद सूर कितने दिनों से घर से बाहर है? जी करीब 7 या 8 दिनों से, पातल ने बताया। क्या उन्होंने किसी को बताया था कि वो कब वापस आएंगे? जी नहीं। और कोई ये भी नहीं जानता कि वो गए कहाँ हैं? जी नहीं। तब तक हम बलराम बाबू के घर पहुंच चुके थे। वहां हम चबूतरे पर बैठ गए। कुछ लोग अभी भी वहां जमे हुए थे। व्योमकेश ने बलराम बाबू से पूछताछ शुरू की, क्या अमृत आपकी बहन का बेटा था? किसी रिश्ते के भाई का तो नहीं था? जी नहीं, वो मेरी बहन का बेटा था। क्या उसके माता पिता की मौत हो चुकी है? जी हाँ, मेरी बहन अमृत के बचपन में ही विधवा हो गई थी। वो मेरे ही घर में रहती थी। फिर कुछ समय बाद वो भी मर गई। अमृत उस समय बस 5 साल का था। आपके अपने बच्चे नहीं हैं? जी, मेरी एक बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है। अमृत की उम्र कितनी होगी? व्योमकेश ने अगला सवाल किया। जी 21 साल। तो आपने उसकी शादी नहीं करवाई? जी असल में वो दिमागी तौर पर थोड़ा कमज़ोर था, इसीलिए मैंने उसकी शादी नहीं करवाई थी। क्या वो कोई नौकरी या कामधाम करता था? जी कभी कभी, लेकिन वो कभी किसी जगह टिक कर काम नहीं करता था। मैंने उसे संतालगोला के सबसे बड़े आढ़ती भगवती बाबू के यहाँ काम पर रखवाया था। उसने कुछ टाइम वहाँ काम किया भी था। फिर उसके बाद उसने मारवाड़ी बद्रीदास की चावल मिल में भी काम किया था, लेकिन बद्रीदास ने भी उसे काम से हटा दिया था। पिछले कुछ दिनों से वो विशु मलिक की चावल मिल के चक्कर काट रहा था, लेकिन वहाँ उसे नौकरी नहीं मिल सकी। व्योमकेश ने कुछ देर सोचा, फिर अगला सवाल किया, क्या आपके गांव में किसी के पास घोड़ा है? बलराम बाबू की आंखें हैरानी से बाहर को निकल आईं। लड़कों ने आपस में कुछ इशारे किए। आखिरकार बलराम बाबू ने कहा, जी हमारे गांव में किसी के पास घोड़ा नहीं है। क्या किसी के पास बंदूक का लाइसेंस है? जी नहीं सर। मुझे नादू नाम के किसी लड़के के बारे में बताया गया था। मैं उससे भी 1-2 सवाल पूछना चाहता हूँ, जरा उसे बुलवाइए, व्योमकेश ने कहा। बलराम बाबू ने वहां बैठे लड़कों की तरफ देखा। उन्होंने फिर से आपस में आंखें मिलाईं। फिर पातल ने कहा, वो तो कल अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल चला गया था। कहाँ रहते हैं वो लोग? जी कैलाशपुर में। वहाँ जाने के लिए आपको गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। वो संतालगोला से 3 या 4 स्टेशन आगे है। व्योमकेश विचारों में खो गया। नादू शायद निर्दोष रहा होगा, लेकिन फिर वो भाग क्यों गया? क्या डर के मारे? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अगर किसी का नाम हत्या के मामले में घसीटा जाएगा तो भला कौन न डर जाएगा। तभी अचानक एक युवक ने कहा, अरे वो देखिए, सदानंद सूरदा वापस आ रहे हैं। हमने फौरन मुड़कर देखा। सड़क के किनारे से एक सज्जन गांव की तरफ आते दिखाई दे रहे थे। हालांकि वो थे तो एक ग्रामीण, लेकिन उनके कपड़े ग्रामीणों वाले नहीं दिखाई दे रहे थे। उन्होंने रेशमी कुर्ते के ऊपर शॉल ओढ़ रखी थी और पैरों में चमकदार जूते पहने हुए थे। उनके हाथ में कैनवास का एक बैग था। एक युवक दूसरे के कान में फुसफुसाया, क्या तूने इससे पहले कभी सदानंद दा को इतना सजा संवरा देखा है? वो जरूर कलकत्ते गए होंगे। जैसे ही वो हमारे पास से गुजरे, पातल ने उन्हें आवाज देकर कहा, ए सदानंद दा, क्या आपने सुना कि यहाँ क्या हो गया है? सदानंद बाबू रुक गए। उन्होंने व्योमकेश और मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या हो गया है? अमरा मर गया। मर गया? कैसे मर गया? सदानंद बाबू की आंखों में आश्चर्य का भाव उतर आया। अरे किसी ने उसे गोली मार दी, लेकिन ये नहीं पता किसने मारी। सदानंद बाबू का चेहरा जड़ हो गया। उन्होंने सूनी आंखों से लड़कों की तरफ देखा। पातल ने फिर से कहा, अच्छा होगा कि आप अपने घर चले जाएं, क्योंकि आप अभी अभी वापस लौटे हैं। हम आपको सारी कहानी बाद में सुना देंगे। अपने घर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने से पहले सदानंद बाबू एक पल के लिए झिझके, फिर धीरे से आगे बढ़ गए। उनके जाने के बाद व्योमकेश ने पातल से पूछा, क्या सदानंद बाबू के हाथ में यहाँ से जाते समय लोहे का एक संदूक और किरमिच का बैग नहीं था? पातल ने उत्तर दिया, जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही बात तो मुखिया हीरू ने भी कही थी। तो फिर वो अपना संदूक कहाँ छोड़ आए? इस प्रश्न का जवाब किसी के पास भी नहीं था।
व्योमकेश उठकर खड़ा हो गया और बोला, रात हो चली है, अब हम लोग अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। सदानंद बाबू के साथ हमारी 2-4 बातें हो जाती तो अच्छा रहता, लेकिन क्योंकि वो अभी अभी बाहर से लौटे हैं, इससे पहले कि व्योमकेश की बात पूरी हो पाती, एक जोरदार धमाके ने पल भर के लिए हमें हिलाकर रख दिया। उसे सुनते ही हम लोग तुरंत सदानंद सूर के घर की तरफ दौड़े। ये आवाज़ उन्हीं के घर से आई थी। उनके घर पहुंचकर हमने देखा कि घर का मुख्य दरवाज़ा टूटकर गिरा पड़ा था, जिसके ऊपर सदानंद सूर का खून से लथपथ शरीर पड़ा था और पूरी हवा में बारूद की गंध फैली हुई थी। अध्याय 4। व्योमकेश और मैं छत पर चढ़ गए। बाकी लोग एक कोने में खड़े होकर ये नज़ारा देख रहे थे। उन्हें देखने के बाद ये साफ हो गया कि सदानंद जीवित नहीं थे। ये बात सच थी कि उनके शरीर में ज्यादा चोट नहीं लगी थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ में चाबियां और दाएं हाथ में ताले को मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन उनका पूरा सिर उनके धड़ से अलग हो चुका था। पूरे माहौल में खून और मांस की बदबू फैली थी। उनकी टूटी हुई खोपड़ी से मवाद निकल रहा था और चेहरे का एक हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। ये पूरा दृश्य बड़ा ही विभत्स था। जो आदमी सिर्फ 3 मिनट पहले जीता जागता अच्छा भला खड़ा था, वो अब इस हालत में पड़ा हुआ था। गांव के सारे लोग भी हैरान थे। काफी देर बाद पातल के मुंह से आवाज निकली, हमारे गांव में ये सब चल क्या रहा है व्योमकेश बाबू? व्योमकेश उस समय दरवाजे में जुड़े हुए लोहे के सरिये को देख रहा था। सरिये के टुकड़े को एक तरफ उछालते हुए उसने कहा, हथगोला, किरमिच वाला बैग कहाँ चला गया? चीथड़ों में बदल चुका हैंडबैग एक तरफ पड़ा था। उसकी ओर जाते हुए व्योमकेश ने उसके अंदर रखे सामान के आर पार अपनी नजरें दौड़ाईं। उसमें कुछ नए पुराने कपड़े थे। एक नई मेज घड़ी धमाके से चूर चूर हो गई थी। तेल की शीशी टूट गई थी, जिससे बैग में रखे कपड़े तर हो गए थे। इसके अलावा उसमें और कुछ नहीं था। तुम यहीं रुको अजीत, मैं फुर्ती से घर के अंदर एक चक्कर लगाकर आता हूँ। इतना कहकर व्योमकेश अंदर चला गया। दरवाजे के न सिर्फ किवाड़ टूट गए थे, बल्कि चौखट के ऊपर रखी शहतीर भी जल गई थी। इस कारण अनेक ईंटें निकलकर जमीन पर गिर पड़ी थीं। व्योमकेश जब खुले दरवाजे से धीरे धीरे अंदर बढ़ा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। कौन जानता था कि उस मनहूस मकान में मौत कहाँ और किस रूप में छिपी हुई इंतजार कर रही थी। अगर व्योमकेश को कुछ हो गया तो मैं सत्यवती को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसके पीछे पीछे जाते हुए मैंने कहा, रुको व्योम, मैं भी आ रहा हूँ। व्योमकेश पीछे मुड़ा और मुस्कुराया। यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं है अजीत। सदानंद सूर की तरह खतरा भी खत्म हो गया है। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो भी देखना है जल्दी से देख लो, क्योंकि अंधेरा होता जा रहा है, मैंने कहा। मकान के सामने वाले आधे हिस्से में 2 कमरे बने थे, जबकि रसोई पीछे की तरफ थी। किसी भी कमरे में कोई रोचक वस्तु नहीं थी। जिस कमरे का दरवाज़ा टूटकर गिरा था, उसमें बस एक टूटी हुई चारपाई थी। दूसरे कमरे में एक खाट पर तकिए और चादर बिछे थे, जिसे देखकर लगता था कि वो मकान मालिक का सोने का कमरा था। उसमें कुछ गंदे कपड़ों और दीवार में बनी एक अलमारी के अलावा और कुछ नहीं था। अलमारी का किवाड़ खुला हुआ था। रसोई की भी वही हालत थी। उसमें बस कुछ प्लेटें और गिलास, बर्तन, एक मटका और खाना बनाने के बर्तन थे। मिट्टी का चूल्हा भी सूख चुका था। उसके अंदर राख भरी थी। व्योमकेश ने मुझसे कहा, अजीत, क्या तुमने उस दरवाजे पर ध्यान दिया? मैं उस दरवाजे को नज़दीक से देखने के लिए उसके पास गया। रसोई का दरवाज़ा पिछले अहाते में खुलता था। वैसे तो वो बंद था, लेकिन हाथ लगाते ही खुल गया। अरे, ये दरवाज़ा क्या खुला हुआ था? मैंने हैरानी से कहा। व्योमकेश ने जवाब दिया, सदानंद सूर इसे खुला छोड़कर नहीं गए थे। उन्होंने सावधानी से इसकी सांकल लगाई थी। ध्यान से देखो। जब मैंने उसके नज़दीक जाकर देखा तो पाया कि उसकी सांकल एक तरफ लटक रही थी। वो बस कुछ ही इंच लंबी थी। ये सांकल इतनी छोटी कैसे हो सकती है भला? मैंने कहा। व्योमकेश ने समझाया, जरा ध्यान से देखो। सांकल की लंबाई अपने नॉर्मल आकार की ही थी और अपनी जगह ठीक से लगी हुई थी। उसके बाद किसी ने बाहर से दरवाजे को खोला और अंदर आ गया। सांकल का बाकी टुकड़ा उधर पड़ा है। व्योमकेश ने सांकल के बचे हुए टुकड़े की तरफ इशारा किया, जो चूल्हे के पास राख में पड़ा था। हालांकि मैं ज्यादा तो नहीं समझ पाया, लेकिन जो भी धुंधली सी बात मेरी समझ में आई वो ये थी कि सदानंद सूर का कोई दुश्मन उनकी गैर मौजूदगी में पिछले दरवाजे से सांकल खोलकर अंदर आया था। लेकिन फिर वो बम आज क्यों फटा और उसे किसने फोड़ा था? इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। खुले दरवाजे से हम पिछले अहाते में दाखिल हो गए। 4 दीवारी वाले अहाते में एक किनारे पर सूखा गड्ढा और दूसरे किनारे पर कोने में अमरूद का एक पेड़ था। व्योमकेश ने सीधे पेड़ के पास जाकर उसके नीचे की मिट्टी की बारीकी से जांच की।
फिर गर्दन हिलाते हुए बोला, ठीक वैसा ही है जैसा मुझे शक था। घुसपैठिया इसी जगह पर दीवार से कूदा था। क्या वाकई? लेकिन उसे दीवार से कूदने की क्या जरूरत थी व्योम? वो सीधे पिछले दरवाजे से भी तो आ सकता था, मैंने कहा। अगर वो ऐसा करता तो पिछला दरवाजा खुला रह जाता और कोई उसे देख सकता था। इससे उसकी मुश्किल बढ़ जाती। मैंने शुरू में इन सारी चीजों की गलत तरीके से व्याख्या की, वरना सदानंद सूर को इस तरह अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। तुमने किस चीज की गलत व्याख्या की थी व्योम? मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कहा। मैंने ये शक किया था कि जिस आदमी को मैं यहाँ पकड़ने आया हूँ वो सदानंद सूर है, लेकिन मेरा अंदाजा गलत था। आओ चलते हैं, अब बाघमारी में हमारे देखने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग रसोई से होते हुए सामने वाले दरवाजे पर पहुंच गए। इस बीच सारा गांव वहां जमा हो चुका था। वो सब एक साथ झुककर छत के नीचे पड़े शव को देख रहे थे। पातल ने सवाल किया, आपने घर के अंदर क्या देखा व्योमकेश बाबू? क्या आपको वहां कुछ मिला? नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। तुमने पुलिस को खबर दे दी क्या? व्योमकेश ने सवाल किया। जी नहीं, क्योंकि आप यहाँ मौजूद थे इसलिए। मेरे होने से कुछ नहीं होता पातल, तुम्हें पुलिस को सूचना देनी होगी। लेकिन तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ से जा ही रहे हैं तो हम रास्ते में इंस्पेक्टर को इसकी सूचना दे देंगे। आप लोग जा रहे हैं? हाँ, जब तक पुलिस यहाँ नहीं आती तुम में से कुछ लोग यहाँ इंतजार करना। क्या पुलिस आज रात को यहाँ आएगी? हाँ, जरूर आएगी, व्योमकेश ने कहा। एक बार फिर से हम लोग रेलवे लाइन के किनारे किनारे पैदल चल पड़े। तभी एक लंबी सी कई डिब्बों वाली मालगाड़ी धड़धड़ाती हुई हमारे पास से होकर गुजर गई। मैंने बात शुरू करते हुए कहा, लगता है तुम्हें इस रहस्य का कोई सिरा समझ में आ रहा है व्योम, लेकिन मैं तो अभी तक पूरी तरह अंधेरे में हूँ। थोड़ी देर तक व्योमकेश कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा, मेरे ख्याल से इतना अनुमान तो तुमने लगा ही लिया होगा अजीत कि अमृत और सदानंद सूर की मौत के बीच कोई नज़दीकी संबंध जरूर है। क्या इनके बीच कोई संबंध है? कैसा संबंध? मैंने हैरानी से पूछा। व्योमकेश ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बेचारा अमृत अनजाने में मारा गया। अगर उस रात वो जंगल में न भटकने गया होता तो उसकी मौत नहीं हुई होती। जिस आदमी ने उसे मारा उसका इरादा उसकी हत्या करने का नहीं था। असल में वो तो सदानंद सूर को मारना चाहता था। लेकिन सदानंद तो उस समय घर में नहीं थे, मैंने कहा। शायद इसीलिए हत्यारा उसे मारने नहीं आया था। लेकिन व्योम, वो बम आज कैसे फटा? असल में अजीत, कोई आदमी सदानंद सूर की हत्या करना चाहता था। जब उसे पता चला कि वो बाहर गए हैं तो एक रात को वो दीवार पर चढ़ा। उसने दरवाजे की कुंडी सरकाई और घर में दाखिल हो गया। उसके बाद उसने बड़े आराम से बम को बंद दरवाजे के पीछे इस तरह से बैलेंस करके रख दिया कि जैसे ही दरवाज़ा बाहर से अंदर की तरफ खुले उसके दबाव से वो बम फट जाए। सदानंद सूर ने वापस आकर आज जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बम तुरंत फट गया। अब वो आदमी कौन था उसका नाम तो फिलहाल मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो काले बाजार में हथियारों का कारोबार करता है और रात को काले घोड़े की सवारी करता है। उसका नाम और पता तो मैं जानकर ही रहूँगा। हम लोग जब संताल गोला पहुँचे तो बाजार की गतिविधियाँ कम हो गई थीं। ज़्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं। थाना खुला हुआ था। सुखमय बाबू अपनी मेज़ पर झुके कागजातों की जांच कर रहे थे। हमारे कदमों की आवाज़ सुनकर उन्होंने नज़रें उठाई और पूछा, कोई नई खबर? व्योमकेश ने उत्तर दिया, गंभीर खबर है। बाघमारी में एक और आदमी की हत्या हो गई है, सदानंद सूर की। आप शायद उनके नाम से परिचित होंगे। इंस्पेक्टर ने कुछ सोचते हुए कहा, हो सकता है मैंने उन्हें देखा हो, लेकिन इस समय तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्या उनकी हत्या हो गई? लेकिन किसी भी दूसरे से पहले आपको इसकी जानकारी कैसे मिल गई? क्योंकि मैं उस वक्त बाघमारी में ही था। ये सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा कठोर हो गया। आप बाघमारी गए थे, इसके बावजूद कि मैंने आपको वहां जाने से मना किया था? व्योमकेश ने उनको तेजी से घूरते हुए कहा, आप मुझे रोकने वाले कौन होते हैं भला? मैं इस इलाके का निरीक्षक और पुलिस का मुखिया हूं। व्योमकेश ने उससे भी ज्यादा कड़े स्वर में कहा, जहां तक मैं जानता हूं आप दूसरे लोगों के लिए भगवान हो सकते हैं, लेकिन मुझे आदेश देने का आपको कोई अधिकार नहीं है मिस्टर सुखमय। मुझे यहाँ सरकार की तरफ से भेजा गया है और आपको मेरी हर मदद करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन मदद करना तो दूर, आप हर कदम पर मेरे लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। अब मैं आपको साफ साफ शब्दों में चेतावनी देता हूं, अगर अब आपने एक भी गलत कदम उठाया तो आपको ये इलाका छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हो सकता है आपकी नौकरी भी चली जाए। इंस्पेक्टर ने पहले शायद ये सोचकर धौंस जमाई थी कि व्योमकेश एक सीधा साधा आदमी होगा,
लेकिन इस बार जब उसने व्योमकेश का असली रूप देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसका धौंस धपट वाला नकाब पूरी तरह तुरंत उतर गया। चापलूसी भरे स्वर में वो बोला, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था व्योमकेश बाबू, मुझे माफ़ कर दीजिए। दरअसल आज शाम से ही ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं भला आपको कहाँ आदेश दे सकता हूँ। मैं तो आपका सेवक हूँ, आपके इशारों पर नाचने वाला आपका नौकर हूँ। तो जिस आदमी की हत्या हुई है उसका नाम सदानंद सूर है। व्योमकेश का गुस्सा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसने कहा, आपने उस रात सूचना मिलने के बावजूद अभी तक अमृत की हत्या की जांच नहीं की है। अगले दिन आप सुबह तक घटनास्थल पर नहीं गए। क्या आपको पता है अगर आपके सीनियर ऑफिसर्स को इन सब बातों का पता चलेगा तो आपका क्या हाल होगा? सुखमय बाबू ने फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं व्योमकेश बाबू, उस शाम को भी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द था। उसके कारण मेरे तो आंसू तक निकल रहे थे। अगर मेरी वैसी हालत ना होती तो भला मैं यूं अपने काम में ढिलाई देता। और अब ये सदानंद सूर की हत्या हो गई है, मैं तुरंत वहां जा रहा हूं। सिपाही जल्दी आओ, मेरा घोड़ा तैयार करने को कहो और खुद भी तैयार हो जाओ। एक बड़ी हत्या हो गई है, हमें तुरंत वहां जाना होगा। अब चूंकि सुखमय बाबू घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए हम वहां से बाहर निकल आए। पुलिस को अपनी जांच के सिलसिले में लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, शायद इसीलिए उनको घोड़े उपलब्ध कराए गए थे। अध्याय 5। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद व्योमकेश ने कहा, चलो स्टेशन तक घूमकर आते हैं। पिछली गाड़ी वहां से सुबह 7 बजे छूटी थी और अगली गाड़ी 2 घंटे बाद आने वाली थी। ना तो स्टेशन पर कोई भीड़ थी और ना ही मेन गेट पर कोई टिकट चेकर था। स्टेशन मास्टर हरिविलास बाबू को छोड़कर बाकी कर्मचारी चाय पीने के बहाने इधर उधर खिसक लिए थे। हम हरिविलास बाबू से पहले भी मिल चुके थे। उनका स्वभाव गंभीर था और उनको देखने पर लगता था मानो उनका पेट हमेशा खराब रहता था। हमारा उनसे परिचय होने के बावजूद हमने उनसे कभी लंबी बातचीत नहीं की थी। हमने सुनसान प्लेटफॉर्म पर बेमतलब टहलना शुरू किया तो वो अपने ऑफिस से बाहर निकल आए और शांत होकर हमें अपने चश्मे के कोने से देखने लगे। कुछ ही देर में टिकट चेकर मंतोष भी वहां पहुंच गया। वो एक तेज बुद्धि वाला नौजवान था। व्योमकेश ने उससे पूछा, क्या आप सदानंद सूर को जानते थे? जी हाँ, मैं जानता था, उसने कहा। वो 4:53 वाली गाड़ी से नीचे उतरे और मुझे अपनी टिकट दी और अपना बैग लेकर जाने ही वाले थे। तब मैंने उनसे पूछा था, आप कलकत्ता गए थे क्या दादा? क्या आपने वहाँ की घूमने वाली जगह भी देखी? इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा था, आपके विचार में कलकत्ता क्या घूमने की जगह है? मैंने वहाँ रातें देखीं। इतना कहकर वो हंसते हुए चले गए। कौन जानता था कि आधा घंटा बाद वो जीवित ही नहीं बचेंगे। 1 मिनट सोचने के बाद व्योमकेश ने पूछा, क्या तुमने सदानंद सूर को यहाँ से जाते देखा था? हाँ, निश्चय ही मैंने उनको यहाँ से जाते देखा था। आपको क्या लगता है कोई आदमी मेरी जानकारी के बिना ये स्टेशन छोड़ सकता है? वो 8 दिन पहले गए थे यहाँ से। उन्होंने मुझे अपना टिकट दिखाया और सुबह स्टेशन में दाखिल हुए और 7:03 वाली डाउन से चले गए। क्या उनकी टिकट कलकत्ते की थी? व्योमकेश ने अगला सवाल किया। ओह, ये तो मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन उसके अलावा और कहाँ गए होंगे? क्यों, कोई भी स्टेशन हो सकता था। खैर कोई बात नहीं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उनके पास क्या क्या सामान था? व्योमकेश ने पूछा। अपना सिर खुजलाते हुए मंतोष ने कहा, जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने अपने एक हाथ में किरमिच का बैग और एक हाथ में लोहे का संदूक ले रखा था। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो अपना संदूक लेकर वापस नहीं लौटे। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने अपना संदूक कहीं पर रख छोड़ा है। मुझे लगता है कि आप उनको अच्छी तरह से जानते थे। किस तरह के आदमी थे वो? देखिए व्योमकेश बाबू, ये तो मैं नहीं कह सकता। इस मामले में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो एक बड़े ही विनम्र और सज्जन किस्म के आदमी थे। किसी के मामलों में टांग वांग नहीं अड़ाते थे, अपने ही काम से काम रखते थे। 1 महीना या उससे कुछ पहले तक वो स्टेशन मास्टर के ऑफिस में नियमित आया करते थे। अच्छा, लेकिन क्यों? व्योमकेश ने उत्सुकता से पूछा। जी, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। ये तो स्टेशन मास्टर ही बता सकते हैं कि सदानंद बाबू उनके पास किस लिए आते थे। आप उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते? ठीक है, मैं उन्हीं से बात करता हूँ, व्योमकेश ने कहा और हम सीधे हरिविलास बाबू के केबिन में चले गए। क्या हम अंदर आ सकते हैं? व्योमकेश ने पूछा। उन्होंने त्योरियां चढ़ाकर नाराजगी से हमारी तरफ देखा।
फिर रूखे स्वर में बोले, आ जाइए। अंदर दाखिल होकर बैठते हुए व्योमकेश ने कहा, शायद आपने सुना होगा कि सदानंद सूर की मृत्यु हो गई है। जी हाँ, मुझे पता है, उन्होंने कहा। क्या आप उनको जानते थे? थोड़ा सोचने के बाद स्टेशन मास्टर ने कहा, कुछ खास नहीं, बस मामूली तौर पर। व्योमकेश ने थोड़ी बेरुखी से कहा, आप ये मत सोचिए कि मैं आपसे ये सवाल सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा हूँ। सदानंद बाबू की मौत बड़े ही भयानक तरीके से हुई है और पुलिस की तरफ से इस मामले की जांच मैं कर रहा हूँ। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि सदानंद बाबू से आपका परिचय कैसे हुआ था। हरिविलास बाबू के गाल तो पहले ही अंदर धंसे हुए थे। व्योमकेश का सवाल सुनकर उनका चेहरा और भी उतर गया। कई बार खंखार कर अपना गला साफ करने के बाद उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए कहना शुरू किया, सदानंद सूर का बहनोई प्रणकेष्ट पाल रेलवे में गाइड है। मैं उसे पहले से ही जानता था। उसे यहाँ नियुक्त हुए कुछ ही टाइम हुआ है। उसका हेडक्वार्टर रामिधी जंक्शन पर है। उस लाइन का पूरा कामकाज उसी के हाथ में है, इसलिए वो रोज़ाना अपनी ट्रॉली पर आता जाता रहता है। अपने काम के सिलसिले में वो अक्सर संतालगोला से होकर गुजरता है। इसीलिए एक दिन उससे हमारी मुलाकात हो गई थी। एक दिन जब मैं और प्रणकेष्ट प्लेटफॉर्म पर बातें कर रहे थे तो उसी बीच में सदानंद बाबू भी आ गए। प्रणकेष्ट ने मुझसे उनका परिचय कराते हुए उनके साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया। बस उसी दौरान सदानंद बाबू के साथ मेरा परिचय हुआ था। ये सुनकर व्योमकेश की आंखें गोल हो गईं। आपकी ये मुलाकात कितने समय पहले हुई थी? उसने पूछा। जी, करीब 2 या 3 महीने पहले। प्रणकेष्ट बाबू इस लाइन पर नियमित आते थे। पिछली बार वो यहाँ कब आए थे? जी, 4 या 5 दिन पहले। स्टेशन पर रुके नहीं थे, अपनी ट्रॉली पर निरीक्षण करते हुए सीधे चले गए थे। क्या दोनों साले बहनोई के संबंध एक दूसरे के साथ अच्छे थे? व्योमकेश ने अगला सवाल किया। देखिए, अंदर की बात तो मैं नहीं कह सकता साहब, लेकिन ऊपर से तो सब ठीक ही दिखता था। सदानंद सूर उसके बाद अक्सर आपके पास आने लगे थे। वो किस लिए आपके पास आते थे? जी, असल में सदानंद बाबू एक एजेंट के रूप में काम करते थे। वो कभी किसी तो कभी किसी चीज़ का कारोबार करते थे। मेरे पेट में लगातार दर्द बना रहता है। इसी कारण वो मुझे कुछ आयुर्वेदिक उपचार कराने की बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेची भी थीं, जैसे अदरक और शोरा, लेकिन मुझे उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अदरक और शोरा? लेकिन इसमें ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप इतनी सारी बातें किया करते थे। क्या आपकी इसके अलावा किसी दूसरे विषय पर बात नहीं होती थी? व्योमकेश ने तीखे स्वर में पूछा। जी नहीं। ठीक है, मैंने आपको बिना वजह ही परेशान किया। अच्छा, ये बताइए कि क्या प्रणकेष्ट बाबू अभी रामिधी जंक्शन में ही नियुक्त हैं? जी हाँ। ठीक है, नमस्कार। चलो अजीत। और हम दोनों बाहर निकल आए। बाहर निकलकर व्योमकेश ने कहा, हम आज शाम को एक बार रामिधी में इस प्रणकेष्ट बाबू से ज़रूर मिलेंगे। अगर उन्होंने अपने साले के बारे में कुछ नहीं सुना होगा तो हम उन्हें उनकी मौत की सूचना भी दे देंगे और अपनी पूछताछ भी कर लेंगे। अब चलो ज़रा बाजार का एक चक्कर लगा कर आते हैं। कस्बे में पहुंचकर हम एक गोदाम के सामने जाकर रुक गए। एक बंगाली युवक वहां के कामों का निरीक्षण कर रहा था। व्योमकेश ने उस युवक के पास जाकर पूछा, क्या ये नफर कुंडू का गोदाम है? जी हाँ, मैं उनका भांजा हूँ। कहिए। बहुत बढ़िया, व्योमकेश ने कहा। और कुंडू बाबू कहाँ हैं? जी, मामा तो यहाँ नहीं है सर, वो बाहर गए हैं। क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी? कुछ खास नहीं। कहाँ गए हैं तुम्हारे मामा? व्योमकेश ने पूछा। उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं सर। कब गए थे वो यहाँ से? जी, पिछले मंगलवार की शाम को। व्योमकेश ने कनखियों से मेरी तरफ देखा। मुझे याद आया कि जिस दिन मैंने रामिधी स्टेशन पर जाकर वो गुमनाम चिट्ठियाँ भेजी थीं, उस दिन सोमवार था। अपनी नॉर्मल स्पीड से सारे पत्र मंगलवार को अपने पतों पर पहुंच गए होंगे। उन्हीं में से एक गुमनाम पत्र नफर कुंडू के पास भी भेजा गया था। तो क्या खत मिलने के बाद चिड़िया उड़ गई थी? तो क्या हमारी गुमनाम चिड़िया का नाम नफर कुंडू था? बात चाहे जो भी हो, उसके भांजे को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो सारे प्रश्नों के जवाब बड़े ही निर्दोष तरीके से दे रहा था। क्या तुम्हें मालूम है कि वो वापस कब आएंगे? व्योमकेश ने उस भांजे से अगला सवाल किया। नहीं सर, इस बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था। अच्छा, ये बताओ, क्या नफर बाबू को उस दिन सुबह कोई पत्र मिला था जिस दिन वो यहाँ से गए थे? जी हाँ, रोज़ाना की तरह उस दिन भी उनके पास 3-4 चिट्ठियाँ आई थीं। अभी हम वहाँ से रवाना होने ही वाले थे कि व्योमकेश अचानक वापस लौटा और बोला, तुम्हारे पास यहाँ कितने घोड़े हैं? नौजवान ने चौंकते हुए पूछा। घोड़े? हाँ, घोड़े, तांगा खींचने के लिए। व्योमकेश ने पास वाले गोदाम की तरफ इशारा करते हुए कहा। नौजवान ने उस तरफ देखा और बोला,
ओ अच्छा, वो अब समझा। जी नहीं, हमारे पास ना तो कोई घोड़ा है और ना ही कोई तांगा। हम तो अपना माल बैलगाड़ी से भेजते हैं। उसी समय वहां एक वर्दीधारी सिपाही आया। सैल्यूट करते हुए उसने कहा, थानेदार साहब आपसे मिलना चाहते हैं, अभी। व्योमकेश ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, ठीक है, आ रहा हूं। अध्याय 6। थाना वहां से ज्यादा दूर नहीं था। थाने की ओर जाते समय व्योमकेश ने कहा, तुमने इस बात पर ध्यान दिया अजीत कि यह इंस्पेक्टर कितना दुष्ट आदमी है। उसने सब लोगों के सामने अपने वर्दी वाले सिपाही को भेजा ताकि कोई भी ऐसा ना बचे जिसे इस बात का पता न चल जाए कि हमारा पुलिस के साथ कोई संबंध है। हम दोनों ने जैसे ही थाने में कदम रखा, थानेदार सुखमय के मुंह से शहद भरे शब्द टपकने लगे। आइए आइए व्योमकेश बाबू, आपका स्वागत है। यहाँ इस कुर्सी पर बैठिए। मैं आपके पास आने ही वाला था, लेकिन आप खुद ही आ गए। हैं। ये रही अमृत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मैं आपके दिमाग की दाद देता हूँ। आपने एकदम सही कहा था, उसकी हत्या सचमुच गोली मारकर ही की गई थी। व्योमकेश ने उसके हाथ से रिपोर्ट ली और उसे पढ़ते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि गोली उसके शरीर में ही पाई गई थी। कहाँ है वो गोली? जी यहाँ मेरे पास है। एक नंबर लगे हुए डिब्बे से लेड का एक टुकड़ा निकालकर सुखमय बाबू ने व्योमकेश को थमा दिया। व्योमकेश ने उसे अपनी हथेली पर रखकर कुछ देर तक देखा, फिर सुखमय से सवाल किया, आपने इससे क्या अनुमान लगाया? सुखमय ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, ये किसी पिस्तौल या रिवॉल्वर की गोली है, और भला इसमें अनुमान लगाने वाली क्या चीज है? व्योमकेश ने जवाब दिया, इसमें वाकई अनुमान लगाने वाली बात है। ये गोली ये दर्शाती है कि ये 38 ऑटोमेटिक से निकली है, जिसे युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिक उपयोग करते थे, और इसीलिए जिस आदमी ने अमृत की हत्या की उसके और जिस आदमी को खोजते हुए मैं यहाँ आया हूँ उसके बीच कोई ना कोई संबंध जरूर है। असल में हो सकता है कि ये दोनों एक ही आदमी हों, लेकिन अमृत के हत्यारे को पकड़ना आपका काम है, जिसे आप ही आगे बढ़ाएंगे। मेरा लक्ष्य दूसरा है, मैं अपना काम करूँगा। जी हाँ, सही कहा आपने। वैसे मैंने सदानंद सूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं आपको उसे दिखा दूंगा। मुझे रिपोर्ट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है इंस्पेक्टर। ये आपका भी केस है और मैं उसके बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहता। मैं किसी बड़ी मछली की तलाश में हूँ। छोटी मोटी मछलियों के पीछे मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, व्योमकेश ने कहा। सुखमय की आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, लेकिन व्योमकेश बाबू, जब आप बड़ी मछली को पकड़ने के लिए अपना जाल डालेंगे तो उसमें मेरी छोटी मछली तो अपने आप ही फंस जाएगी, है ना? मुझे अपना जाल अलग से डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप जा रहे हैं? नमस्कार। हम दोनों वहां से बाहर निकल आए। इस थानेदार की मक्कारी की कोई इंतहा नहीं थी। व्योमकेश ने मुझसे कहा, अभी ज्यादा धूप नहीं हुई है, चलो चावल मिलों की तरफ चक्कर लगाकर आते हैं। सड़क के रास्ते पैदल विश्वनाथ चावल मिल तक जाने में हमें सिर्फ 5 मिनट लगे। ये 2 एकड़ में फैली काफी बड़ी मिल थी। मिल के कैंपस में कंटीली तारों की एक चारदीवारी बनाई गई थी। मुख्य दरवाजे से मिल के अंदर जाने पर एक गोरखा चौकीदार हमें मिला। मिल के विशाल प्रांगण में चारों तरफ पक्के रास्ते बने हुए थे। उनके आगे बाईं तरफ एक विशाल भंडार था और उसके पास के शेड में इंजन रूम था। उससे थोड़ी दूरी पर धान साफ करने के लिए नालीदार टीन का एक बरामदा बना हुआ था। उसके दाहिनी तरफ गोदाम था। उसी लाइन में ऑफिस और कर्मचारियों के कमरे थे, जिनमें से एक कमरा मिल के मालिक का था। सुबह के कामकाज शुरू हो चुके थे क्योंकि धान फटकने की आवाज़ें आ रही थीं। मजदूर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। बैलगाड़ियों और घोड़ा तांगों पर धान और चावल के बोरों की तहें लादी और उतारी जा रही थीं। उस मिल के मालिक का नाम था विश्वनाथ मलिक। थाने से उसका नाम लेने और उसे एक गुमनाम पत्र भेजने के बावजूद अभी तक हम उसे अपनी आंखों से देख नहीं सके थे। गोरखा से उसके पास संदेश भिजवाने के बाद हमने मिल में प्रवेश किया। ऑफिस में पहुंचने पर हमें पता चला कि विश्वनाथ बाबू वहां नहीं थे। गद्दी पर बैठा एक युवक काम कर रहा था। उसकी नज़रें बही खातों पर टिकी थीं। जी कहिए, क्या चाहिए आपको? उसने हमसे पूछा। हम लोग यहाँ पुलिस की तरफ से आए हैं, विश्वनाथ बाबू से मिलना चाहते हैं। उसने चौकन्ना होते हुए फुर्ती से उत्तर दिया। प्लीज़ अंदर आइए, आप यहाँ बैठिए। मालिक मिल का कामकाज देख रहे हैं, किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं। क्या मैं उन्हें बुलाने के लिए संदेश भेजूं? कमरे के आधे फर्श पर बिछे गद्दे पर हम बैठ गए। एक मोटा सा मसनद अपनी तरफ खींचते हुए व्योमकेश ने कहा,
अरे नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस 2-4 सवाल पूछने हैं जिनके उत्तर तुम भी दे सकते हो। तुम शायद यहाँ का हिसाब किताब देखने वाले मुनीम हो, है ना? उस आदमी ने संदिग्ध रूप से अपने हाथ मलते हुए कहा। जी हाँ, मैं चीफ अकाउंटेंट हूँ। मेरा नाम है नीलकंठ अधिकारी। और आप हैं शायद व्योमकेश बख्शी। व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। नीलकंठ ने आंखों में चमक लाते हुए उसको आदर से देखा। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो व्योमकेश के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो हमारे सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार था, यहाँ तक कि बिना पूछे भी कई सवालों के जवाब वो दे सकता था। व्योमकेश ने उससे पूछा, आप काफ़ी अनुभवी दिखाई देते हैं। क्या आप यहाँ मिल का सारा काम खुद ही देखते हैं? जी, मालिक भी काफ़ी काम देखते हैं। जब वो नहीं रहते हैं तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। ओह, तो क्या विश्वनाथ बाबू यहाँ नहीं रहते? व्योम ने पूछा। जी, वो यहीं रहते हैं, लेकिन जब ज़्यादा काम नहीं होता तो कुछ दिनों के लिए कलकत्ते चले जाते हैं। मालिक का परिवार कलकत्ते में ही रहता है ना, इसलिए। ओह, समझा। अभी फ़िलहाल कितने दिनों से वो कलकत्ता नहीं गए? जी, करीब 1 महीने से। आजकल यहाँ बहुत काम है। अच्छा, ये बताओ नीलकंठ, क्या तुम बाघमारी गांव के उस युवक अमृत को जानते थे जिसकी अभी हत्या हुई है? जी हाँ व्योमकेश बाबू, मैं उसे जानता था। अमृत कई बार काम पाने के लिए मालिक के पास आता रहता था। क्या तुम सदानंद सूर को भी जानते थे? जी हाँ, मैं उनको अच्छी तरह जानता था। वो यहाँ नियमित तौर पर आते रहते थे। आज ही सुबह मैंने सुना कि पिछली रात एक बम विस्फोट में वो मारे गए। सदानंद बाबू यहाँ किस लिए आते थे नीलकंठ? जी, वो मेरे मालिक के बहुत करीबी आदमी थे। यहाँ कभी भी आकर बैठ जाते थे और कुछ सिगरेट वगैरह पीने के बाद मालिक से बातें करते थे। उनका कोई और उद्देश्य नहीं होता था। लेकिन इतना कहकर नीलकंठ खामोश हो गया। व्योमकेश ने उसे तीखी नज़रों से देखते हुए कहा, इसका मतलब वो एक तरह से संदेशवाहक थे। लेकिन किसके संदेश लाते थे वो? जी, उन्होंने मेरे मालिक से करीब 10 दिन पहले कुछ पैसा उधार लिया था। क्या वाकई? कितना पैसा लिया था? जी, 500 रुपये। क्या उन्होंने उस पैसे के लिए कोई रसीद दी थी? जी नहीं, मेरे मालिक सदानंद बाबू पर बहुत भरोसा करते थे। बही खाते में वो रकम उनके नाम लोन के रूप में लिखी गई थी। वो पैसा तो शायद अब डूब गया। कुछ देर चुप रहने के बाद व्योमकेश ने अगला सवाल किया, मैंने यहाँ ढेर सारे घोड़े देखे हैं। क्या वो सारे घोड़े आप ही लोगों के हैं? जी हाँ, वो सारे घोड़े हमारे ही हैं। हमारे मालिक को घोड़ों से बड़ा प्यार है। कुल 9 घोड़े हैं हमारे पास। इतने सारे घोड़ों का यहाँ क्या काम है? क्या वो तांगे खींचते हैं? जी हाँ, तांगे भी खींचते हैं। इसके अलावा मालिक खुद भी उन पर सवारी करते हैं। अपनी जवानी के दिनों में वो एक जॉकी हुआ करते थे। नीलकंठ! हमारे पीछे कहीं से नीलकंठ के मुंह पर घोड़े के चाबुक की मार जैसी ये आवाज़ पड़ी। वो डरकर खामोश हो गया, जबकि हम दोनों ने उस आवाज़ की तरफ अपने सिर घुमाए। सामने दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र करीब 40 साल की होगी। वो नाटा और पतला था। उसके पैर धनुष की तरह टेढ़े थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो आदमी उस मिल का मालिक और भूतपूर्व जॉकी विश्वनाथ मलिक ही था। उसने एक बार भी हमारी तरफ नहीं देखा। वो लगातार नीलकंठ को घूरे जा रहा था। अंदर घुसते हुए उसने कहा, जल्दी करो, स्टेशन पहुंचाने वाला सामान तैयार है, जाकर उसे देखो। नीलकंठ फुर्ती से कमरे से बाहर निकल गया। फिर मलिक बाबू हमारी तरफ मुड़े और बोले, ये नीलकंठ बड़ा ही बातूनी है, बहुत बकबक करता है। क्या वो आप लोगों को मेरे भूतपूर्व जॉकी होने की कहानियां सुना रहा था? व्योमकेश ने नीलकंठ का बचाव करते हुए कहा, आपके जॉकी होने का विषय घोड़ों के बारे में हुई बात के दौरान उठा था। उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा था। विश्वनाथ ने एक उदासी भरी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहा, हर एक आदमी अपने दुखद अतीत को भुलाने की कोशिश करता है। मुझे भी अपना जॉकी वाला काम छोड़ने का बड़ा दुख है। अगर मैं घुड़सवारी नहीं छोड़ता तो अब तक शायद खेम सिंह या खाड़े बन चुका होता। खैर, आप लोग इस बारे में चिंता मत कीजिए। आप व्योमकेश बाबू हैं ना? क्या आप सदानंद सूर की हत्या के मामले में कुछ पूछताछ करने आए हैं यहाँ? चलिए, मेरे चेंबर में बैठकर बात करते हैं। अध्याय 7। विशु मलिक का कमरा बड़ी ही सफाई से मॉडर्न तरीके से सजाया गया था। उसमें एक मेज़ और कई कुर्सियां लगी थीं। जब हम सब लोग कुर्सियों पर बैठ गए तो उन्होंने कहा, मैं आपके संताल गोला आने का कारण जानता हूँ व्योमकेश बाबू। अब ये बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि नीलकंठ मेरे बारे में आपको सब कुछ बता चुका है। अगर आपको हथियारों के बारे में मेरे ऊपर कोई शक है तो आप मेरी मिल की तलाशी लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
मुझे कोई आपत्ति नहीं है। व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तलाशी वगैरह की बात तो हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने अपना जॉकी का पेशा छोड़कर ये मिल क्यों स्टार्ट की? जहां तक मैं जानता हूं, आपके लिए जॉकी का काम बड़ा ही फायदेमंद था। विशु मलिक ने उत्तर दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है व्योमकेश बाबू कि वो काम बड़ा ही फायदेमंद था, लेकिन जॉकी की लाइफ में बहुत सारे नियम और कायदे होते हैं। आपका वजन ना बढ़े इसके लिए आपको आधा पेट ही खाना खाना होता है। उसके अलावा भी कई मजबूरियां होती हैं। युद्ध शुरू होने से पहले मैंने ये मिल अपनी बचत के पैसों से खोली थी। अब मेरा काम आसानी से चल रहा है और आमदनी भी कोई बुरी नहीं है। मैं अब भी घोड़ों से बहुत प्यार करता हूँ। उनके जैसा समझदार और स्वामी भक्त और कोई जानवर नहीं होता। अगर किसी आदमी को सचमुच कोई सच्चा साथी चाहिए हो तो उसे कुत्तों की बजाय घोड़ों से दोस्ती करनी चाहिए। व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बात एकदम सही है मलिक बाबू। मुझे भी कुत्तों की बजाय घोड़े ही ज्यादा पसंद हैं। घोड़े कई रंगों में मिलते हैं, लाल, सफ़ेद, काले। हालांकि हमारे देश में सफ़ेद या काले घोड़ों की बजाय लाल घोड़े ही अधिक मिलते हैं। अब संताल गोला को ही ले लीजिए। यहाँ बहुत सारे घोड़े हैं, लेकिन मैंने अभी तक एक भी काला या सफ़ेद घोड़ा नहीं देखा। विशु बाबू ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ आसपास एक भी सफ़ेद घोड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, एक काला घोड़ा ज़रूर है। वो बद्रीदास मारवाड़ी का घोड़ा है। ये बद्रीदास कौन है? यहाँ एक दूसरी चावल मिल है जिसके मालिक बद्रीदास गिरधारी लाल हैं। उनके पास कई घोड़े हैं, जिनमें से एक घोड़ा काला है। व्योमकेश ने अपनी सिगरेट की राख एस्ट्रे में झाड़ी और थोड़े निराशा भरे स्वर में बोला, ओह, तो यहाँ आसपास एक काला घोड़ा है। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। आपने सदानंद सूर की मौत के बारे में तो सुन ही लिया होगा। उनकी मौत बम विस्फोट के कारण हुई है और इस बात की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। आप एक अक्लमंद इंसान हैं। आप इस मामले में मेरी काफ़ी मदद कर सकते हैं। आपको यहाँ रहते काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है और आप यहाँ के जर्रे जर्रे को जानते हैं। जिस समय अमेरिकी सैनिकों ने यहाँ अपना पड़ाव डाला था, आप उस समय भी यहाँ पर थे। क्या आप मुझे उन लोगों के नाम बता सकते हैं जो बार बार उन अमेरिकी सैनिकों के शिविर में आते जाते रहते थे? विशु बाबू ने कुछ देर तक आंखें बंद करके सोचा, फिर बोले, देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई अमेरिकी सैनिकों के शिविर में बार बार जाता था या नहीं, लेकिन उन सैनिकों को हर जगह देखा जा सकता था। वो लोग बड़े ही मिलनसार किस्म के थे। यहाँ तक कि मेरी मिल में भी कई बार आए थे। ओह, क्या उन्होंने कभी आपको हथियार बेचने की कोशिश की थी? व्योमकेश ने पूछा। जी हाँ, उन्होंने ऐसी कोशिश की थी। एक सार्जेंट ने मुझे अपने पिस्तौल बेचने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे नहीं खरीदा। हो सकता है कि आपने ना खरीदी हो, लेकिन किसी और ने तो ज़रूर खरीदी है। अब सवाल ये है कि वो आदमी कौन था। क्या आप कोई अनुमान लगा सकते हैं मिस्टर मलिक? जी नहीं व्योमकेश बाबू, मुझे कोई अंदाज़ा होता तो मैं आपको पहले ही बता देता। अच्छा, एक बात और बताइए, आपके विचार से संताल गोला जैसी छोटी जगह में कोई इतने घातक हथियार कहाँ छिपा कर रख सकता था? विशु बाबू ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, आपको ये लगता है कि हथियार अभी संताल गोला में ही हैं, लेकिन मेरे विचार से ऐसा मामला नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है भी, तो मुझे शस्त्रों के आकार या बंदूकों और बमों के आकार की कोई जानकारी नहीं है। तो फिर किसी गुप्त जगह की जानकारी मुझे भला कैसे हो सकती है और मैं उसे किस तरह पहचान सकता हूँ? हाँ, अगर पुलिस यहाँ के हर मकान, हर गोदाम और हर चावल मिल की तलाशी ले तो शायद उन्हें हथियार खोज पाने में सफलता मिल जाए। व्योमकेश ने अपना सिर हिलाया और बोला, जिस आदमी ने ये काम किया होगा वो इतना मूर्ख तो नहीं होगा कि हथियारों को किसी ऐसी जगह पर छिपाए जहां से पुलिस उनको आसानी से खोज ले। अगर वो इतना मूर्ख होता तो पुलिस ने उसे बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लिया होता। उसने हथियारों को किसी ऐसी जगह पर छिपाया होगा जहां किसी के जाने पर कोई रोक टोक ना हो, फिर भी वहां कोई जाता ना हो। यानी किसी ऐसी जगह जहां अगर हथियार मिल भी जाएं तो ये साबित ना किया जा सके कि उनको वहां किसने छिपाया था। आप कहना क्या चाहते हैं? विशु बाबू ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। व्योमकेश ने अपने पीछे खुली खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है वो जंगल। पिस्तौलों और हथगोलों को वहां जमीन के नीचे या झाड़ियों में छिपाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उनको खोज पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। और अगर आप उनको खोज भी लें तो ये कैसे सिद्ध करेंगे कि उनको वहां किसने दबाया या छिपाया था? विशु बाबू ने उत्साहित स्वर में कहा,
हाँ, ये बात तो सही है। जंगल की संभावना तो मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आई। जरूर वो हथियार जंगल में ही कहीं छिपाए गए होंगे। व्योमकेश ने उनको ध्यान से देखते हुए कहा। लेकिन यह भी हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो रही हो। इन सारी बातों की जांच किए जाने की जरूरत है। विशु बाबू ने जोश में कहा। अरे नहीं व्योमकेश बाबू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिना कोई देरी किए जंगल की ही तलाशी शुरू की जानी चाहिए। व्योमकेश ने सहमति जताते हुए कहा। हाँ वाकई, अब तो लगता है यही करना पड़ेगा। लेकिन जंगल छोटा तो है नहीं, और उसकी तलाशी लेने में काफ़ी समय लगेगा, और उसमें बहुत सारे आदमियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। आज तो इसके लिए टाइम नहीं है, कल देखते हैं। और देखिए विशु बाबू, मैंने आपके ऊपर भरोसा करके आपको बहुत सारी गोपनीय जानकारियां दे दी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। अरे आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए व्योमकेश बाबू, इनमें से कोई भी जानकारी मेरी जबान से बाहर नहीं जाने वाली। अरे आप चल दिए? जी हाँ, अब हमारे लिए यहाँ से जाना ही ठीक है। मैं उस मारवाड़ी से मिलना चाहता हूँ। क्या नाम बताया था आपने उसका? हाँ, बद्रीदास। देखता हूँ कि मुझे वहाँ से भी कोई जानकारी मिलती है या नहीं। वैसे भी मुझे आज शाम को रामेधी जाना है, जहाँ सदानंद सूर के बहनोई रहते हैं। अच्छा, क्या सदानंद सूर ने आपको ये बताया था कि उनको 500 रुपये किस लिए चाहिए थे जो उन्होंने आपसे उधार लिए थे? विशु बाबू ने जवाब दिया। जी हाँ, वो आसपास यहीं कहीं एक आयुर्वेदिक दवाखाना खोलना चाहते थे, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने मुझसे उधार लिया था। वैसे वो गरीब थे, लेकिन बहुत ही अच्छे आदमी थे, इसीलिए मैंने उनको वो पैसा दे दिया था। मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो जीवित होते तो मेरा पैसा ज़रूर लौटा देते। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, इतनी छोटी रकम के लिए मैं अपनी रातों की नींदें गंवाने वाला नहीं हूँ। मुझे तो बस इसी बात का आश्चर्य है कि उनके जैसे सीधे सच्चे आदमी को किसने मारा और क्यों मारा। व्योमकेश ने जवाब दिया। ये सारी चीज़ें तो अभी स्पष्ट नहीं हैं। हो सकता है आज शाम को उनके बहनोई से मिलने के बाद हम इन सब बातों के बारे में कोई अनुमान लगा सकें। खैर, अब हम चलते हैं। व्योमकेश दरवाजे तक गया और फिर विशु बाबू के पास जाकर धीरे से बोला। मैं आपसे एक बात तो पूछना भूल ही गया। क्या आपको अभी कुछ दिन पहले कोई गुमनाम पत्र मिला था? विशु बाबू ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, मुझे पत्र मिला था, लेकिन आपको कैसे पता? कुछ और लोगों को भी वो पत्र मिला था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद आपको भी मिला हो। क्या लिखा था उस पत्र में? क्या उसमें आपको कोई धमकी दी गई थी? विशु बाबू ने अपनी दराज खोलकर वो पत्र हमें दिखाया, जो हमने खुद लिखा था। व्योमकेश ने सावधानी से पत्र को देखा और फिर पूछा। क्या आपको कोई सुराग पता लगा कि यह पत्र किसने लिखा होगा? जी नहीं, मेरे जीवन में ऐसा कोई रहस्य नहीं है जिससे कोई अपने फायदे के लिए मुझे ब्लैकमेल कर सके। क्या आपका कोई दुश्मन है विशु बाबू? अजी एक क्या, कई दुश्मन है मेरे तो। हर कारोबारी आदमी के बहुत से दुश्मन होते ही हैं। तब तो उन्हीं में से किसी ने आपको परेशान करने के लिए ये चिट्ठी लिखी होगी। नमस्कार। और फिर हम दोनों बाहर निकल आए। अध्याय 8। बद्रीदास मारवाड़ी के साथ हुई बातचीत काफी नीरस रही। उसकी उम्र करीब 35 और 40 के बीच थी। वो भी गद्दीदार तकियों पर बैठा अपना कारोबार चलाता था। जब हम वहां पहुंचे तो वो अखबार में ब्याज दरों के बारे में खबरें पढ़ रहा था। हमारी सूरतें देखने और हमारा परिचय जानने के बाद उसकी आंखों में बेचैनी दिखाई पड़ी। हमारी तरफ देखने से पहले उसने अपने कमरे के कोने में नजरें दौड़ाईं। व्योमकेश ने उससे जो सवाल किए उनके उसने बड़े ही संक्षेप में जवाब दिए। ये सारी बातचीत इस तरह से थी। क्या आप अमृत को जानते थे बद्रीदास बाबू? जी नहीं। क्या आप सदानंद सूर को जानते थे? ना जी ना। क्या आपको कोई गुमनाम पत्र मिला था? जी नहीं। क्या आपके पास कोई काला घोड़ा है? जी नहीं। कुछ अन्य सवाल पूछने के बाद व्योमकेश ने कहा, फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही आपके मिल की तलाशी का वारंट लेकर वापस आऊँगा। बद्रीदास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहां से बाहर निकलकर अभी हमने गेट के बाहर कदम रखा ही था कि एक दुबला पतला बंगाली आदमी हमारा पीछा करने लगा। पान से रंगे अपने दांत दिखाते हुए उसने कहा, क्या आप व्योमकेश बाबू हैं? क्या आप बद्रीदास से कुछ पूछ रहे थे? तुम्हें कैसे पता? वहां तो और कोई नहीं था? व्योमकेश ने उससे पूछा। थोड़े और दांत दिखाते हुए वो आदमी बोला, मैंने वहां छिपकर सारी बातें सुनी थी। बद्रीदास सफेद झूठ बोल रहा था। वो अमृत को जानता था, सदानंद सूर को भी जानता था। उसे एक गुमनाम चिट्ठी भी मिली थी और उसके पास एक काला घोड़ा भी है। वो एक बड़ा ही मक्कार मारवाड़ी है साहब, और सच कहें तो आदमी की शक्ल में वो एक शैतान है, शैतान। लेकिन तुम कौन हो
और हमें ये सब क्यों बता रहे हो? अजी, मेरा नाम राखल दास है। मैं मारवाड़ी के यहाँ काम करता हूँ। क्या तुम्हें अपनी नौकरी चले जाने का डर नहीं है? व्योमकेश ने पूछा। अजी, वो तो मैं पहले ही खो चुका हूँ। बद्री दास ने मुझे नोटिस दे दिया है। इस महीने के आखिर में मुझे यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। बद्री दास ने तुम्हें नोटिस क्यों दिया? असल में उसकी बिरादरी का कोई आदमी आ गया है। मेरी जगह वो उसको नौकरी पर रखेगा। वो बंगालियों को काम पर नहीं रखना चाहता। और आप इस सच्चाई को मत भूलिएगा व्योमकेश बाबू कि ये जो बद्री दास है ना, ये पैदाइशी कमीना है। गबन, धोखा, कालाबाजारी, ऐसा कोई काम नहीं जिसमें वो माहिर ना हो। पीछे उसकी तरफ देखे बिना व्योमकेश ने अपने हाथ हवा में लहराए और उसे दूर रहने का इशारा किया। घर आकर हम लोग पंखा चलाकर आराम से बैठ गए। लंच के बाद हमने थोड़ी देर आराम किया। इस बीच व्योमकेश लगातार बहुत ही बेचैन दिखाई दे रहा था। मुझे उसकी इस बेचैनी का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। 4:30 बजे रामेधी जंक्शन जाने के लिए हम रेस्ट हाउस से बाहर निकल गए। 4:45 बजे रामेधी जाने वाली गाड़ी आने वाली थी और उसे 5:10 पर रामेधी पहुंचना था। प्रणकेष्ट पाल से बात करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला था। टिकट खरीदने के बाद हम लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। गेट पर हमारी टिकटों की जांच करने के बाद मंतोष ने पूछा, आप लोग वापस कब तक लौटेंगे? आज रात 10 बजे तक, व्योमकेश ने कहा। प्लेटफॉर्म पर कुछ यात्री इकट्ठे हो गए थे। 5 मिनट में गाड़ी आने वाली थी। तभी हमने देखा कि इंस्पेक्टर सुखमय स्टेशन मास्टर हरिविलास बाबू से बात कर रहा था। हमें देखकर उसने हवा में हाथ लहराया और टहलता हुआ हमारे पास आ गया। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? उसने पूछा। हाँ, हम रामेधी तक जा रहे हैं। हमें वहाँ कुछ काम है। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? व्योमकेश ने पूछा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं तो यहाँ किसी का स्वागत करने आया हूँ। वो इसी गाड़ी से आ रहा है। कौन आ रहा है? व्योमकेश ने पूछा। अजी, उसका नाम नफर कुंडू है। जब उसने चावल के बोरे गाड़ी से भेजे थे तो रास्ते में धक्का लगने से एक बोरा फट गया था। उसमें से 2 किलो अफीम निकलकर बाहर गिर पड़ी थी। वो इसी गाड़ी पर था। गाड़ी से उतरकर वो स्टेशन मास्टर के ऑफिस की दिशा में कहीं गायब हो गया है। तभी हमने देखा कि बद्री दास भी वहां मौजूद था। वो अपने गोदाम की तरफ से सारस की तरह स्टेशन की तरफ आ रहा था। उसके चेहरे के भावों से लगा कि उसने भी हमें देख लिया था, लेकिन वो हमारी ओर मुड़े बिना प्लेटफॉर्म से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गया। व्योमकेश के माथे पर पड़ी त्योरियां और भी गहरी हो गईं। 1 मिनट बाद ही मैंने कहा, लो, विशु मलिक भी यहीं पर है। आखिर ये यहाँ चल क्या रहा है? घुड़सवारों वाली जोधपुरी पोशाक पहने विशु बाबू भी गेट से अंदर आते दिखाई दिए। हमें देखने के बाद वो मुस्कुराते हुए हमारी तरफ बढ़े। हेलो व्योमकेश बाबू, कहीं जा रहे हैं क्या? जी हाँ, रामेधी तक जा रहे हैं। और आप? वो मेरा कोई माल आने वाला था, उसी के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। देखता हूँ माल आया कि नहीं। अपने दुबले पतले चेहरे पर एक मायूस मुस्कान के साथ वो पार्सल घर की तरफ चला गया। इसी बीच हमें गाड़ी के इंजन की भाप दिखाई पड़ी। कुछ ही पलों में सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई। इससे पहले कि हम गाड़ी पर सवार होते, हमने देखा कि एक अधेड़ आदमी को घेरे हुए कुछ पुलिस वाले 3rd क्लास के डिब्बे से नीचे उतर रहे थे। ये निश्चय ही अफीम प्रेमी नफर कुंडू था। गुमनाम खत मिलने के बाद निश्चय ही वो कहीं जाकर छिप गया था। 2-3 मिनट के बाद गाड़ी चल पड़ी। व्योमकेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें हर पल और गहरी होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो अचानक किसी नई समस्या से परेशान हो गया था और कुछ तय नहीं कर पा रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है व्योम, बहुत दुविधा में दिखाई दे रहे हो? इससे पहले कि वो कोई उत्तर देता, गाड़ी के पहियों के अचानक चिंचियाने की आवाज़ आई और वो खड़ी हो गई। खिड़की से अपनी गर्दन निकालते हुए मैंने महसूस किया कि गाड़ी शायद इसलिए रुकी थी क्योंकि उसे ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था। कंटीली तारों के बीच से बाघमारी गांव साफ नजर आ रहा था। व्योमकेश अचानक उछल पड़ा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं यहीं उतर रहा हूं अजीत। अच्छा होगा कि तुम रामेधी अकेले चले जाओ। प्रणकेष्ट बाबू से सारी जानकारी ले लेना और ये जांचना मत भूलना कि सदानंद बाबू ने अपना संदूक वहां छोड़ा था या नहीं। ठीक है, जाओ। सीटी बजने के बाद गाड़ी धीरे धीरे आगे सरकी। व्योमकेश कूदकर नीचे उतर गया। कंटीले तारों से निकलते हुए उसने अपना हाथ मेरी तरफ लहराया और फिर गांव की तरफ चला गया। अध्याय 9। यात्री गाड़ी अपने छोटे छोटे पहियों पर आगे बढ़ रही थी। इस बीच मैंने अपनी पूछताछ का पूरा खाका अपने मन में खींचकर तैयार कर लिया था। सबसे पहला प्रश्न ये था कि व्योमकेश प्रणकेष्ट बाबू से क्यों पूछताछ करना चाहता था। प्रणकेष्ट बाबू सदानंद सूर के बहनोई थे और शायद उनकी पत्नी
सदानंद बाबू की एकमात्र वैध वारिस थी, क्योंकि सदानंद बाबू के अपने परिवार में कोई नहीं था। तो क्या सदानंद बाबू ने कलकत्ता जाने के समय अपना संदूक अपने बहनोई के यहाँ रख दिया था? क्या उस संदूक में कोई कीमती चीज थी? या फिर व्योमकेश को ये संदेह था कि सदानंद बाबू की हत्या उनके बहनोई ने की थी? रामेधी जंक्शन पहुंचने के बाद मुझे प्रणकेष्ट पाल का पता खोजने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। वो स्टेशन के कैंपस में एक कंटीली तारों से घिरी चारदीवारी के अंदर रेलवे के एक क्वार्टर में रहते थे। उनके घर के सामने एक छोटा सा बगीचा था। बिना बाजू की बनियान और पतलून पहने एक आदमी खुरपी से निराई गुड़ाई कर रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या आप प्रणकेष्ट पाल हैं? मेरा प्रश्न सुनकर खुरपी उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर पड़ी। और जब मैंने उससे ये कहा कि मैं यहाँ पुलिस की तरफ से आया हूँ और उसके बहनोई सदानंद सूर की मौत हो गई है, तो वो इतना हैरान हो गया जैसे उसकी पतलून सरक कर नीचे गिर जाएगी। सुशीला सुशीला की आवाज़ लगाता हुआ वो दौड़ता हुआ घर के अंदर चला गया। उसके बाद 5 मिनट तक अंदर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैं अभी सोच ही रहा था कि उसे आवाज़ दूं या वापस चला जाऊं कि तभी वो दरवाजे के पास फिर से नजर आए। उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अंदर जाकर एक कुर्सी पर बैठकर मैंने अपनी बात शुरू की। तो क्या आपको अपने बहनोई की मौत की सूचना मिल गई थी? जी हाँ। आपको उनकी मौत के बारे में कब पता चला? जी आज सुबह। आपको किसने बताया था? जी हरिविलास बाबू ने संतालगोला से मुझे टेलीफोन किया था। ये बात सुनकर तो आपकी पत्नी यानी सदानंद बाबू की बहन भी काफ़ी दुखी होंगी? जी हाँ, वो बहुत दुखी है। आपकी पत्नी ही सदानंद बाबू की वारिस हैं, ये बात सच है ना? जी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अच्छा ये बताइए, क्या सदानंद बाबू के साथ आपके संबंध मधुर थे? जी हाँ, बहुत मधुर थे। क्या आप दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे? जी हाँ, सचमुच। कहने का मतलब ये है कि खास तौर से ज़्यादा नहीं मिलते थे, महीने में एक आध बार। आपने उनको आखिरी बार कब देखा था? आखिरी बार मुझे ठीक से याद नहीं है। क्या वो आपसे 10-12 दिन पहले आपके घर पर मिले थे? जी नहीं। क्या उन्होंने कलकत्ते जाने से पहले आपके पास अपना लोहे का संदूक नहीं रखा था? इस सवाल से प्रणकेष्ट बाबू बुरी तरह से कांपने लगे। अरे नहीं, कोई लोहे का संदूक नहीं। लेकिन मैं नहीं। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? नहीं तो मैं कहाँ घबरा रहा। तभी पर्दा हटाकर उनकी पत्नी ने वहां प्रवेश किया। उसने विनम्रता से कहा, देखिए, मेरे पति स्वभाव से ही डरपोक हैं। अजनबियों के सामने तो ये और भी घबरा जाते हैं। आप मुझे बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं। मैंने उस औरत को ध्यान से देखा। वो मजबूत कदकाठी वाली करीब 35 साल की औरत थी। उसके चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में तेजी थी। उसके चेहरे पर अपने भाई की मौत से उत्पन्न शोक का कोई नामो निशान नहीं था। मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा, मुझे जो कुछ जानना था वो सब मैंने जान लिया है। अब मेरे पास आपसे पूछने के लिए और अधिक कुछ नहीं है। नमस्कार। वहां से निकलकर मैं स्टेशन की तरफ चल दिया। रात को 9 बजे मैं संतालगोला वापस लौट आया। मुझे उम्मीद थी कि व्योमकेश मुझे रेस्ट हाउस में ही मिलेगा, लेकिन वो वहां पर नहीं था। खाना खाकर मैं अपने कमरे में बिस्तर पर जा बैठा। रेस्ट हाउस के नौकर को भी मैंने घर जाने को कह दिया। फिर लैंप को धीमा करके मैं बिस्तर पर लेट गया। मैं लगातार यही सोच रहा था कि आखिर व्योमकेश कहाँ पर होगा। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। व्योमकेश की आवाज़ से मेरी नींद टूटी। अजीत, उठो, आओ और जरा इसे देखो। मैंने झटके से उठकर बैठते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या है? श्श, धीरे बोलो। इधर आओ, खिड़की पर। वो देखो खिड़की से बाहर। क्या तुम उनको देख सकते हो? मैंने आंखें मलते हुए खिड़की से बाहर देखा और जो कुछ देखा उसे बस घूरता ही रह गया। एक खुले मैदान में खरपतवार और झाड़ियों के बीच करीब 15-20 फुट की दूरी पर मुझे अर्धगोलाकार स्थिति में 6 भालू जैसी आकृतियां चंद्रमा की ओर देखती नजर आईं। पहली नज़र में वो मुझे काले कुत्ते जैसे दिखाई दिए, लेकिन जब उन्होंने इकट्ठे स्वर में चिल्लाना शुरू किया तो मेरा सारा संदेह दूर हो गया। वो सियारों का एक समूह था जो चांद की रोशनी में अपने संगीत की मधुर तान सुना रहा था। मेरे चेहरे के भाव देखकर व्योमकेश की हंसी छूट पड़ी। सियार चौंक कर वहां से भाग गए। मैंने खींचते हुए पूछा, ये सब क्या है व्योम? आधी रात को यूं मुझे जगाकर सियारों को घूरने के लिए कहने की क्या तुक है भला? व्योमकेश ने बड़ी ही दुष्टता से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने कभी चांद की रोशनी में सियारों को देखा है? नहीं। क्या होता है सियारों को चांद की रोशनी में देखने से?
मैंने पूछा। तुम्हें आशीर्वाद मिलता है, अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। चलो अब खाना खाते हैं, मुझे जोर की भूख लगी है। और व्योमकेश किसी भुक्कड़ की तरह फटाफट खाना खाने लगा। वो काफी खुश नजर आ रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम इतना खुश किस बात पर हो रहे हो? इतनी देर तक थे कहाँ? क्या बाघमारी में थे? अरे बाघमारी में तो मेरा काम रात को 9 बजे ही पूरा हो गया था अजीत। उसके बाद मुझे दाशु, पातल और गोपाल से मिलना था। फिर वहां से मैं संताल गोला वापस जाकर इंस्पेक्टर सुखमय से मिला। 1 घंटा उसमें लग गया। फिर मैं स्टेशन गया। हरिविलास बाबू वहां पर नहीं थे। उनको उनके बिस्तर से जगाना पड़ा। मुझे टेलीफोन पर एक लंबी बातचीत करनी थी। इस समय थाने में 5 से ज्यादा लोग नहीं हैं। सुबह तक 10 आदमी और आ जाएंगे, तो इसलिए वहां का सारा इंतजाम वगैरह करने के बाद ही मैं वापस लौट पाया। मैंने थोड़ा गुस्से से कहा, तो इसका मतलब तुम्हें ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि प्रणकेष्ट बाबू ने क्या कहा? अरे क्यों नहीं है भाई, है ना, बताओ उन्होंने क्या कहा, सारी बात विस्तार से बताओ। मैंने शुरू से आखिर तक उसे सारी बात बताई। व्योमकेश ने उसे ध्यान से तो सुना, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैंने उससे पूछा, ये तुम्हारी जेब में क्या चीज़ है व्योम? ये एक पिस्तौल है। किसकी पिस्तौल है? तुम्हें कहाँ मिली? मैंने पूछा। पुलिस स्टेशन में मिली, इंस्पेक्टर सुखमय की है। मुझे थोड़ा और गुस्सा आ गया। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि तुम कोई भी बात साफ साफ मुझे नहीं बताना चाहते। ठीक है, फिर मैं सोने जाता हूं। तुम सो जाओ अजीत, मुझे तो आज सारी रात जागना है। अगर हथगोले वाला आदमी डर गया तो क्या होगा, इसलिए सतर्क रहना ही ठीक है। ओह, ऐसी बात है, तब तो मैं भी तुम्हारे साथ जागूंगा, मैंने कहा। उसके बाद सारी रात हमने जागते हुए बिताई, लेकिन सौभाग्य से कोई परेशानी नहीं हुई। आखिरकार भोर होने से कुछ देर पहले व्योमकेश की जुबान खुली और मुझे कई बातों की जानकारी मिली। अध्याय 10। सुबह 7 बजे हम बाहर गए। व्योमकेश ने अपने बदन पर एक शॉल लपेट ली थी ताकि पिस्तौल पर किसी की नजर ना पड़े। दुकानों और सड़कों पर अभी हलचल शुरू नहीं हुई थी। एक आध घोड़े तांगे के साथ इक्का दुक्का बैलगाड़ियां ही इधर उधर दिखाई दे रही थीं। हम मारवाड़ी बद्रीदास की मिल में दाखिल हो गए। वो उकड़ू बैठा हुआ मंजन कर रहा था। उसकी बगल में पानी का एक जग रखा था। पहले तो उसका ध्यान हमारी तरफ नहीं गया, लेकिन जब हम लोग थोड़ा और निकट गए तो किसी पिंजरे में फड़फड़ाती चिड़िया की तरह उसकी आंखें इधर उधर नाचने लगीं। उसकी देहाती दातुन उसके हाथों से छूटकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी। आपको हमारे साथ चलना होगा सेठ जी, व्योमकेश ने कहा। हम आपके मिल में तलाशी लेने जा रहे हैं और एक गवाह के रूप में आप हमारे साथ रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पानी के जग से कुल्ला करते हुए उसने विरोध किया। हम वहां से बाहर निकल आए। विश्वनाथ मलिक की मिल तक पहुंचने में हमें बस 5 मिनट लगे। विश्वनाथ अपने कमरे में मेज पर बैठे हुए ब्रेड और बटर के साथ आधे उबले अंडे का नाश्ता कर रहे थे। हमें देखते ही उनका चेहरा लटक गया। व्योमकेश बाबू, व्योमकेश ने कड़े स्वर में कहा। हमारे पास इतनी जल्दी आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन आप अपना नाश्ता खत्म कर लीजिए, उसके बाद हमें आपकी मिल की तलाशी लेनी है। मैंने कल आपसे कहा था कि मिल में तलाशी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मेरा विचार बदल गया है। विशु बाबू के माथे की नसें फूलने लगीं। बड़ी कोशिशों के बाद बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने अपने ऊपर काबू पाया और अपने आप को संभालते हुए बोले, लेकिन आपने अचानक अपना इरादा क्यों बदल दिया? उसके लिए मेरे पास अपने कारण हैं। मैं कल शाम को रामेधी नहीं गया। मैं आपके जंगल में कपास के पेड़ के पास छिपा हुआ था। गांव के 3 लड़के भी मेरे साथ थे। हमने कल रात जो कुछ देखा उसने मुझे आज अपना इरादा बदलने के लिए मजबूर कर दिया। विश्वनाथ बाबू की आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं। अपने कांपते हाथों से एक सिगरेट जलाते हुए उन्होंने अपनी जेब से चाबी का एक छल्ला निकाला और उसे अपनी उंगली में फंसाकर घुमाते हुए पूछा, और अगर मैं अपनी मिल की तलाशी की अनुमति ना दूं तो आप क्या करेंगे? आपकी अनुमति का कोई महत्व नहीं है, मेरे पास वारंट है। जरा मुझे वारंट दिखाइए, विशु बाबू ने कहा। व्योमकेश ने जैसे ही अपना हाथ जेब में डाला, विशु बाबू ने एक झटके से चाबी से अपनी दराज खोलने की कोशिश की। व्योमकेश ने जब अपनी जेब से हाथ बाहर निकाला तो उसमें वारंट नहीं बल्कि पिस्तौल थी। उसने चेतावनी देते हुए कहा, खबरदार, दराज मत खोलना। उसने दराज खोलने की कोशिश तो छोड़ दी, लेकिन उसके गले से एक धमकी भरी आवाज बाहर आई। व्योमकेश ने मुझे आदेश दिया, अजीत, सीटी बजाओ। मैं अपनी जेब में पुलिस वालों की सीटी लिए तैयार था। मैंने जोर से उसे बजा दिया। 1 मिनट के अंदर ही इंस्पेक्टर सुखमय अपने साथियों के साथ अंदर आ गए। व्योमकेश ने उन्हें कहा,
विश्वनाथ मलिक को गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर, और इसके हाथों में हथकड़ियां डाल दो। इसके हाथ में दराज की चाबी है, वो लेकर दराज को खोलो, और सावधान रहना, दराज के अंदर हथियार हैं। विश्वनाथ मलिक को आसानी से गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उसने जोरदार विरोध किया, जंगली बिल्ली की तरह पुलिस वालों को खरोंचने की कोशिशें की। 5-6 लोगों को बड़ी मेहनत के बाद उसकी कलाइयों में हथकड़ियां डालने में सफलता मिली। जब उसकी दराज खोली गई तो उसमें 38 बोर की 26 ऑटोमेटिक पिस्तौलें, अनगिनत गोलियां और 14 हथगोले मिले। ब्लैक मार्केट में उनकी कीमत कम से कम 20,000 रुपये जरूर होगी। पुलिस से घिरा हुआ विश्वनाथ मलिक अपनी आंखों और जबान से नफरत उगल रहा था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, मान लिया मैं चोरी के हथियार बेचता हूं, लेकिन इस बात का आपके पास कोई सबूत नहीं है कि अमृत और सदानंद सूर की हत्या मैंने की है। व्योमकेश ने शांति से जवाब दिया, इस बात का फैसला अदालत करेगी कि कोई सबूत है या नहीं। इन सारी पिस्तौलों में एक पिस्तौल वो भी है जिससे तुमने अमृत की हत्या की थी। अमृत के शरीर में उसकी गोली मिली थी। अदालत में इस बात को प्रूव करना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। विश्वनाथ मलिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने हथकड़ियों से अपना माथा फोड़ लिया और बेहोश हो गया। अध्याय 11। उस दिन दोपहर को रेस्ट हाउस में खाना खाने के बाद हम अपने बिस्तरों पर लेट गए। पातल, दाशु और गोपाल व्योमकेश के प्रति आभार जताने के बाद अपने घर चले गए। अपराधी को हेडक्वार्टर भिजवाने के बाद इंस्पेक्टर सुखमय सामंत थाने के बाकी पुलिसकर्मियों को ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि हत्यारे को पकड़ने में उनका रोल बड़ा ही महत्वपूर्ण था। छत की तरफ देखते हुए व्योमकेश ने एक गहरी सांस ली और बोला, सदानंद सूर की मौत का मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन बेचारा अमृत इतनी छोटी उम्र में नाहक ही मारा गया। मैंने आग्रह किया, अब तो पूरा केस खत्म हो चुका है, अब तो मुझे सारी कहानी शुरू से समझा दो व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कहानी सदानंद सूर से शुरू होती है। अगर वो नहीं होता तो हम इन अवैध शस्त्र बेचने वालों को पकड़ पाने में सफल नहीं हो पाते, इसलिए हम ये कहानी उसी से शुरू करते हैं। सदानंद सूर के स्वभाव से मुझे ये पता चला कि वो बहुत ही कंजूस और घुन्ना आदमी था। अपने रहस्यों को उजागर करने में वो कभी दिलचस्पी नहीं लेता था। उसकी आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं थी। उसने अपनी बहन की शादी का खर्च तो उठाया, लेकिन खुद की शादी नहीं की। उसके पास एक पुश्तैनी घर, थोड़ी सी जमीन और संताल गोला में थोड़ी सी चावल की बिक्री और आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री वगैरह ही उसकी आय के साधन थे। क्योंकि वो अकेला रहता था, इसलिए इस मामूली सी आमदनी में भी उसका काम किसी तरह से चल जाता था। अब ये बात तो ठीक है कि वो एक कंजूस आदमी था और अपने ऊपर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी अपनी कोई निजी इच्छाएं थीं ही नहीं। उसके मन में इच्छाएं तो बहुत थीं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। शायद वो अपनी छोटी सी आमदनी में से कुछ पैसे बचा लेता था, लेकिन उसका स्वभाव उसको अपनी मौज मस्ती के लिए पैसे खर्च करने की इजाज़त नहीं देता था। इसी तरह समय बीतता गया, उसकी उम्र बढ़ने लगी और इसी तरह एक दिन 45 साल की उम्र में पहुंच जाने के बाद उसके सामने अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेने का एक मौका खुद ब खुद उपस्थित हो गया। वो विश्वनाथ बाबू की मिल में अक्सर जाते रहते थे। विश्वनाथ बाबू की दराज में जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिली वो उनको निश्चय ही सदानंद बाबू ने दी होंगी। उनकी दोस्ती इसी रास्ते से पक्की हुई थी। इसके बाद सदानंद बाबू को अनजाने में ही विश्वनाथ बाबू के जीवन का सबसे गहरा रहस्य मालूम चल गया, और वो था उनका अवैध हथियारों का कारोबार। ये कहना तो मुश्किल है कि उनको इस बात की जानकारी कैसे हाथ लगी, लेकिन शायद उनको इस बात का पता चल गया था कि विश्वनाथ बाबू ने अपने अवैध हथियार कहाँ छिपा कर रखे थे। कपास का पेड़ सदानंद बाबू के घर से ज्यादा दूर नहीं था। हो सकता है सदानंद बाबू ने किसी दिन उनको वहां देख लिया हो। अब सदानंद बाबू उन हथियारों और बमों को चुरा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया। उनको हथियारों को काले बाजार में बेचने का कोई अनुभव नहीं था। इसकी बजाय उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने विश्वनाथ बाबू से कहा, तुम मुझे पैसे दो वरना मैं तुम्हारा भेद खोल दूंगा। यानी उनको विश्वनाथ को ब्लैकमेल करने का एक बड़ा ही आसान सा उपाय मिल गया। विशु मलिक खुद भी लाचार था। उसको मजबूरन 500 रुपये सदानंद बाबू को देने पड़े। सदानंद बाबू ने उन रुपयों से कलकत्ता जाकर मौज मस्ती करने का फैसला किया, लेकिन वो अपने स्वभाव से ही काफी सतर्क रहते थे, इसलिए सारा पैसा अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। अब अपने खाली मकान में पैसा रखकर जाना उन्हें खतरनाक महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया।
मैं जो तुम्हें ये सब बता रहा हूँ अजीत, ये सब मेरी कल्पना ही है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ ये कल्पना पूरी तरह से सही है। सदानंद बाबू अपना सारा पैसा अपने लोहे के संदूक में रखते थे और जो कुछ वो बचाते थे वो भी उसी में जोड़ते जाते थे। शायद उनको कुछ पुश्तैनी गहने भी विरासत में मिले थे। वो अपने घर से एक हाथ में वो संदूक और दूसरे में कैनवास का बैग लेकर निकल पड़े। उन्होंने योजना बनाई थी कि संदूक को अपने बहन बहनोई के घर रामिधी में रखकर फिर मौज मस्ती के लिए कलकत्ते चले जाएंगे। जब वो जाने के लिए निकले तो विशु मलिक ने उनको देख लिया। अभी तक वो अपना अवैध हथियारों का कारोबार बड़े ही आराम से चला रहा था, लेकिन अब वो सदानंद के जाल में फंस गया था। जब तक सदानंद सूर जिंदा रहते उसके बचने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि सदानंद उससे फिरौती वसूलना जारी रखते। उसने सदानंद सूर से हमेशा के लिए मुक्ति पाने का फैसला किया। वो अक्लमंद तो था ही और उसके पास घातक हथियार भी थे। उसके लिए सदानंद से पीछा छुड़ाना कोई मुश्किल काम नहीं था। अपनी बहन के घर संदूक रखने के बाद सदानंद शायद कलकत्ते में हंसी खुशी अपना समय बिता रहे थे। इसी बीच विशु मलिक दिन ढलने के बाद अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में गया और कपास के पेड़ में छिपाए अपने हथियारों के जखीरे से एक हथगोला निकाल लाया ताकि उसे सदानंद सूर के घर में लगा सके। अब सदानंद ने कलकत्ते से लौटने के बाद जैसे ही अपने घर में दाखिल होने की कोशिश की, वो गोला फट गया। लेकिन सदानंद के लौटने से पहले एक और घटना भी हुई थी। विशु मलिक को जब भी कोई हथियार बेचने की जरूरत पड़ती, वो घोड़े पर सवार होकर जंगल में जाता था। एक रात लगभग 10 बजे अमृत जिस समय अपनी बछिया खोज रहा था, उसने जंगल में एक काला घोड़ा देखा। उसे ये भ्रम हो गया कि वो एक भूत था। जब उसने अपने दोस्तों के उकसाने पर जंगल में दोबारा प्रवेश किया तो उसने न केवल घोड़े को कपास के पेड़ के नीचे खड़े देखा, बल्कि उसके सवार को भी पहचान लिया। विशु मलिक शायद उस रात सदानंद के घर में बम लगाकर वापस जा रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि अमृत ने विशु मलिक के यहाँ नौकरी की अर्जी दी थी। विशु मलिक ने महसूस किया कि हथगोला फटने के बाद हो सकता है अमृत अपनी गवाही में बता दे कि उसने उस रात विशु मलिक को सदानंद सूर के घर के पीछे देखा था। अमृत ने शायद उसे सदानंद सूर के घर के पीछे वाली दीवार से उनके घर में कूदते हुए भी देख लिया था। इसीलिए विशु मलिक को लगा कि अमृत का जिंदा रहना उसके लिए ठीक नहीं है। विशु मलिक के पास एक ऑटोमेटिक पिस्तौल थी। अमृत की हत्या करने के बाद वो अपने काले घोड़े पर सवार होकर गायब हो गया। जब मैंने घटनास्थल की जांच की तो मुझे सबसे अजीब चीज जो लगी वो थी वहां पर घोड़े की मौजूदगी। अमृत ने अपने हिसाब से एक भूत घोड़ा देखा था, लेकिन मुझे जिंदा घोड़े की नाल के निशान वहां मिले थे। तो हर हालत में एक घोड़ा इस अपराध से जुड़ा हुआ था। तब तक हम ये नहीं जानते थे कि असली अपराधी कौन था, लेकिन वो जो कोई भी था वो घोड़े पर सवार होकर जंगल में आया था। सवाल ये था कि क्यों? घोड़े पर सवार होकर यात्रा जल्दी पूरी हो जाती है, लेकिन ये लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ खींचती है। अपराध करने का इच्छुक कोई भी आदमी कभी नहीं चाहेगा कि लोगों का ध्यान उसके ऊपर जाए। तो फिर वो आदमी घोड़े पर सवार होकर जंगल में क्यों गया? इसके पीछे जरूर कोई कारण होना चाहिए। अब वो क्या कारण था? क्या वो कारण सदानंद सूर के घर के पीछे वाली ऊंची दीवार को लांघना था? घोड़े की पीठ पर से अहाते के अंदर कूदना आसान था, और अहाते से वापसी को आसान बनाने के लिए उसके कोने में एक अमरूद का पेड़ भी था। उस पेड़ पर चढ़कर अहाते के बाहर खड़े घोड़े के पास उतरना बड़ा ही आसान था। लेकिन क्या सिर्फ वही एक कारण था या उसके अलावा कुछ और भी था? इसका उत्तर मुझे कल रात मिला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सदानंद सूर अपनी योजना के अनुसार घर वापस लौटे। वो अपने साथ संदूक नहीं लाए थे। शायद वो कुछ दिन आराम करने के बाद अपने बहनोई के घर से संदूक लाने वाले थे, लेकिन उनकी उसी समय मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद सारा मामला मेरी समझ में आया। जिस आदमी को पकड़ने मैं यहाँ आया था उसी ने अमृत और सदानंद दोनों की हत्या की थी। हथियार खरीदने वाले सारे लोग बाहर के थे, लेकिन हथियार बेचने वाला आदमी बाहरी नहीं था। अब सिर्फ 2 चीजें जाननी बाकी रह गई थी। एक तो ये कि वो आदमी कौन था, और दूसरा वो काले घोड़े पर सवार होकर जंगल में क्यों जाया करता था। अमृत ने यह बताया था कि उस भूत घोड़े की नाक से लपटें निकल रही थीं। पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि पूरे संताल गोला में सिर्फ एक ही काला घोड़ा था जो बद्रीदास मारवाड़ी के पास था। अब वो किसी सर्पीली मछली की तरह एक चिकना घड़ा था। वो मिलावटी चावल तो बेच सकता था, लेकिन हथियार बेचने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी, और 2 की तो बात छोड़िए, 1 भी हत्या करने की हिम्मत उसमें नहीं थी।
इसके अलावा उसके लिए घोड़े की सवारी करना भी पूरी तरह से असंभव था। मेरे गुमनाम खत का एक नतीजा तो ये निकला था कि कुछ लोगों का नाम संदिग्ध लोगों की लिस्ट से काटा जा सकता था। मिसाल के तौर पर जमनादास गंगाराम ने वो पत्र पुलिस को दिखाया था, इसलिए वो संदिग्ध अपराधी नहीं हो सकता था। मैंने सबसे पहले नफर कुंडू पर शक किया था, लेकिन फिर पता चला कि उसके पास कोई घोड़ा ही नहीं था। कोई आदमी हत्या करने के लिए किसी दूसरे से घोड़ा उधार नहीं मांग सकता था। प्रणकेष्ठ पाल का नाम मैंने पहले ही लिस्ट से काट दिया था। उसके लिए ट्रॉली पर बाघमारी जाना तो संभव था, लेकिन उसके साथ ट्रॉली को धक्का देने वाले कुली भी होते थे। उनकी जानकारी में आए बिना उसके लिए हत्या करना संभव नहीं था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि सदानंद सूर के संदूक में क्या था। तो अब हर हाल में संदिग्ध लोगों की लिस्ट सिर्फ 3 लोगों पर जाकर खत्म होती थी, बद्रीदास मारवाड़ी, विशु मलिक और इंस्पेक्टर सुखमय। इंस्पेक्टर का नाम मैं लिस्ट से अलग नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास भी एक घोड़ा था, हालांकि वो काला नहीं था। अब जैसे ही मुझे पता चला कि विशु मलिक किसी जमाने में जॉकी हुआ करता था, तो मेरा सारा शक उसी के ऊपर केंद्रित हो गया। इसके अलावा मुझे इस बात की भी जानकारी मिली कि उसने सदानंद को 500 रुपये दिए थे। सच्चाई ये थी कि उसे कर्जा नहीं बल्कि रिश्वत दी गई थी। कोई भी कारोबारी सदानंद सूर जैसे भुक्कड़ आदमी को बिना किसी शर्त के या बिना कुछ गिरवी रखे पैसा उधार नहीं दे सकता था। मैंने विशु मलिक के लिए एक जाल बिछाया और उसे अपने भरोसे में लेकर अपने दिल की सारी बात उसे बता दी। मुझे हमेशा से ये यकीन था कि हथियारों को जंगल में छिपाना संभव था। मैंने अनुमान लगाया था कि उनको कपास के पेड़ के पास ही कहीं जमीन में दफनाया गया है। विशु मलिक ने जब ये सुना कि हम जंगल की तलाशी लेने वाले हैं, तो उसकी चिंता बढ़ गई। ये बात ठीक थी कि हथियारों को बड़ी ही सावधानी से छिपाया गया था, लेकिन फिर भी आप ये बात कभी नहीं मान सकते थे कि किसी दिन पुलिस उनको खोज निकालेगी। विशु मलिक हालांकि इस बात से पकड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन लाखों रुपए के अवैध हथियार अवश्य जब्त किए जा सकते थे। विशु मलिक के ऊपर लालच हावी हो गया। कल शाम को जब मैं रामेधी जाने के लिए गाड़ी पकड़ रहा था, तो विशु मलिक वहां ये सुनिश्चित करने के लिए आया था कि मैं वास्तव में जा रहा था या नहीं। असल में मेरी रामेधी जाने की कोई योजना थी ही नहीं। मैंने अगले स्टेशन पर उतरकर बाघमारी वापस आने का फैसला किया था, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ दिया और गाड़ी गांव के आगे जाकर रुक गई। गांव से मैंने पातल, दाशु और गोपाल को अपने साथ लिया और जंगल में चला गया। पूरे जंगल की तलाशी लेना संभव नहीं था, लेकिन मैंने सदानंद सूर के घर के पीछे वाली दीवार, जहां पर वो नाल का निशान मिला था, और कपास के पेड़ की तरफ जाने वाले रास्ते को घोड़े के पांवों के निशान खोजने के लिए छान मारा, लेकिन मुझे वहां कुछ भी नहीं मिला। अब क्या करें? सूर्य ढलने में ज्यादा विलंब नहीं था। मैंने एक सिगरेट पीते हुए अपनी अगली योजना बनाई। मैंने लड़कों से कहा कि चलो संताल गोला चलते हैं। संताल गोला के किनारे तक पहुंचने के लिए हमने जंगल वाला रास्ता चुना। वहां जंगल करीब 150 गज चौड़ा था। उसके एक तरफ स्टेशन था और दूसरी तरफ कोऑपरेटिव बैंक। उन दोनों के बीच विशु मलिक की मिल थी। कंटीली तारों की चारदीवारी में अंदर जाने के लिए एक छोटा सा गेट लगा था। मैंने पातल को अपनी योजना समझाई। मैंने उन लोगों से कहा कि वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेड़ों के ऊपर चढ़ जाएं और जंगल से होकर कपास के पेड़ की तरफ घोड़े पर चढ़कर या पैदल जाने वाले लोगों पर नजर रखें। वे लोग उसे पहचानने की कोशिश करें, लेकिन किसी भी हालत में खुद उसे पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। पातल सीधे विशु मलिक की मिल के सामने वाले पेड़ पर चढ़ गया। दाशु स्टेशन की तरफ गया और गोपाल बैंक की तरफ। उस रात आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था। कोई भी आदमी उनकी नजरों में आए बिना किसी भी सूरत में जंगल में दाखिल नहीं हो सकता था। उन लोगों के एक के बाद एक करके पेड़ों पर चढ़ जाने के बाद मैं वापस कपास के पेड़ की तरफ चला गया। तब तक सूरज ढल चुका था और चांद निकल आया था। मैं पेड़ से करीब 20-25 गज की दूरी पर एक खुरदुरे पेड़ पर चढ़ गया। काफी देर इंतजार करने के बाद नजदीक के किसी पेड़ पर कोयल के बोलने की आवाज सुनाई दी। ये बड़ी ही अजीब स्थिति थी। एक तरफ मैं अपने शातिर हत्यारे की एक झलक देखने के लिए बेचैन था और दूसरी तरफ वहां कोयल की आवाज सुनाई दे रही थी। ये कितनी अजीब सी बात थी। थोड़ा समय और बीत गया। उस समय 7:45 बजे थे। तभी मुझे सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो पाया कि एक घोड़ा पेड़ों के पीछे से परछाई की तरह चला आ रहा था। वो एक काला घोड़ा था और उसकी पीठ पर एक काले कपड़ों वाला आदमी सवार था। मैं उस आदमी का चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन वो किसी ट्रेंड जॉकी की तरह दिख रहा था, जो अपने आसपास चौकन्नी नजरों से इधर उधर देखता चला आ रहा था। घोड़ा सीधे कपास के पेड़ के तने के पास जाकर एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा हो गया।
उसके बाद मैंने जो कुछ देखा वो कोई सर्कस के कारनामे जैसा था। घुड़सवार ने घोड़े की पीठ पर खड़े होकर पेड़ के तने में बने सुराख में अपना हाथ डाल दिया। जमीन से करीब 10 फुट ऊपर, जहां से पेड़ की शाखाएं शुरू होती थी, उस जगह पेड़ में एक खाली गड्ढा बना हुआ था। ऐसा लगता था मानो वो किसी पक्षी का घोंसला हो। अब तक तुम समझ गए होंगे कि अपराधी घोड़े पर सवार होकर ही जंगल में क्यों जाता था, क्योंकि हथियारों को जमीन में दबाकर नहीं रखा गया था। वो उस कोटर में 10 फुट ऊपर रखे हुए थे। कपास के पेड़ में कंटीली झाड़ियां थीं, जिसके ऊपर आदमी तो क्या, गिलहरियां भी नहीं चढ़ सकती थीं। हथियारों को छिपाने के लिए उससे सेफ जगह कोई और हो ही नहीं सकती थी। किसी सीढ़ी से उसके ऊपर जरूर चढ़ा जा सकता था, लेकिन जंगल में सीढ़ी भला कौन लेकर जाता। इसीलिए घोड़ा सबसे ज्यादा सुरक्षित था, खास तौर से तब जब उसे किसी जॉकी द्वारा ट्रेन किया गया हो। सवार ने अपने बाएं हाथ में एक बैग ले रखा था। उस सुराख के अंदर अपना हाथ डाल डालकर उसने एक एक करके सारे हथियारों को अपने बैग में भर लिया। तब तक मैंने घुड़सवार को पहचान लिया था। वो विशु मलिक ही था। वैसे अगर मैं उसका चेहरा ना भी देख पाता तो उसके टेढ़े पैरों और पतले नाटे कद को देखकर उसे पहचान सकता था। लेकिन एक और पहेली अभी भी सुलझानी बाकी थी। मलिक को ये काला घोड़ा कहाँ से मिला था? अगर उसके पास वाकई कोई काला घोड़ा होता तो वो मुझसे झूठ बोलकर नहीं निकल सकता था, चाहे वो कितना ही होशियार क्यों ना रहा हो। सच्चाई ये है कि जब मैंने उसके पास कोई काला घोड़ा होने का सवाल किया था तो उस समय वो उसका महत्व ही नहीं समझ पाया था। उसने तो इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि किसी काले घोड़े का इस केस से कोई लेना देना था। मैंने काले घोड़े का रहस्य उस रात घर वापस लौटने के बाद उजागर कर दिया था। अब उसके बाद की दास्तान पर आते हैं। इस बीच हथियारों से भरा बैग लेकर वो अपने घोड़े पर सवार हो गया। उसके वहां से जाने के बाद मैं पेड़ से नीचे उतरा और पेड़ों के साए में गायब हो गया। घड़ी उस समय 8:15 का समय दिखा रही थी। मैं वहां से उस जगह की ओर चल पड़ा जहां पातल, दीशु और गोपाल छिपे हुए थे। मेरी योजना सफल हो गई थी, क्योंकि पुलिस अगले दिन जंगल की तलाशी लेने वाली थी। इसलिए विशु मलिक ने हथियारों को वहां से एक रात पहले ही हटा दिया था। अब सवाल ये था कि उसने हथियारों को जंगल से लाने के बाद कहाँ छिपाया। सिर्फ अपराधी को खोज निकालना ही काफी नहीं था, हमें हथियारों को भी ढूंढना था। जब मैं जंगल के किनारे पहुंचा तब तक पातल और दूसरे लोग पेड़ों से नीचे नहीं उतरे थे। मुझे देखने के बाद वो नीचे आए। तीनों बड़े ही रोमांचित थे। उन्होंने सवार को जंगल में जाते हुए न सिर्फ देख लिया था बल्कि अच्छी तरह पहचान भी लिया था। विशु मलिक अपनी मिल के पिछले दरवाजे से घोड़े पर सवार होकर निकला था। वो ठीक उसी पेड़ के नीचे से होकर गुजरा था जिस पर पातल चढ़ा हुआ था। करीब 40 मिनट बाद वो हथियारों के साथ वापस लौटा और अपनी मिल के उसी दरवाजे से अंदर चला गया। ये बात जानकर मैंने राहत की सांस ली। विशु मलिक कम से कम तब तक तो हथियारों को अपनी मिल में ही रखने वाला था जब तक कि पुलिस जंगल की तलाशी पूरी नहीं कर लेती। मैंने उसे सुबह कहा था कि पुलिस उसकी मिल की तलाशी नहीं लेगी और मेरी इस बात पर उसने विश्वास कर लिया था। इसके बाद मैंने उन लड़कों को अपने गांव वापस भेज दिया और मैं पुलिस स्टेशन चला गया। इंस्पेक्टर सुखमय से पिस्तौल लेने के बाद मैं रेलवे स्टेशन गया। जब मैं वहां से सारे इंतजाम करके लौटा तो आधी रात हो चुकी थी और तुम खर्राटे मारते हुए सो रहे थे। तुम्हें जगाए बिना मैं पीछे वाली खिड़की पर गया। मैंने बाहर मैदान में कुछ जानवरों को देखा। पहले मुझे लगा कि वो काले कुत्ते थे, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि वो कुत्ते नहीं बल्कि सियार थे। और इसी के साथ ही काले घोड़े का रहस्य भी तुरंत उजागर हो गया। सियार काले नहीं बल्कि भूरे होते हैं, लेकिन फिर भी वो काले नजर आ रहे थे। तो असल में वो घोड़ा जो अमृत ने देखा वो भी काला नहीं बल्कि गहरे भूरे रंग का था। चांद की रोशनी में सारी भूरे रंग की चीजें दूर से काली ही दिखाई पड़ती हैं। यही कारण था कि अमृत ने काला भूत घोड़ा देखा था और मैंने भी काला घोड़ा ही देखा था। और यही था काले घोड़े का रहस्य। खाने की मेज पर तुमने प्रणकेष्ट पाल और उनकी पत्नी की कहानी मुझे सुनाई थी। प्रणकेष्ट पाल बेशक अपने काम में कुशल था, लेकिन घर में उसकी कतई नहीं चलती थी। वहां उसकी पत्नी का राज था। असल में सदानंद बाबू ने अपना संदूक अपनी बहन के पास रख छोड़ा था। पहले उसका ताला तोड़कर नहीं खोला गया था, लेकिन जब सुशीला को ये पता चला कि उसके भाई की हत्या हो गई है तो उसने ताला तोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाई। उसने ताला तोड़कर संदूक में जो भी सामान था सब अपने पास रख लिया। लेकिन प्रणकेष्ट पाल ऐसा इंसान है जिसे सही गलत की पहचान है और इसीलिए वो तुम्हारे सामने घबरा गया था। मैं बड़े ही ध्यान से ये सारी बातें सुन रहा था। मैंने उत्सुकता से पूछा, और फिर उसके बाद? व्योमकेश ने एक जम्हाई ली और बोला,
अब उसके बाद बताने के लिए और क्या बाकी रह गया है अजीत। अब ये वेद व्यास जी के विश्राम करने का समय है। करीब करीब सुबह हो चुकी है, इसलिए जितना संभव हो सके उतनी देर के लिए सो जाते हैं, क्योंकि आज ही रात को हमें कलकत्ता वापस भी लौटना है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।